नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज अपने टाइम से मंथली करंट अफेयर का वीडियो लेकर के हाजिर है। मंथ एंड पर मई 2022 मंथ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे। आप सभी व्यूवर्स को शुभकामनाएं हैं, जो भी लोग यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा देने जा रहे हैं। एमपी पीसीएस का जिन लोगों का प्रीलिम्स है इस मंथ, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक रिकमेंडेशन है कि करंट अफेयर का पापा वीडियो जरूर देख करके आप लोग अपीयर होइएगा, उससे बहुत फायदा होने वाला है आपको। सबसे पहले सेक्शन वाइज में हम लोग एग्रीमेंट्स देखेंगे। एग्रीमेंट इंडिया और मालदीव के बीच हुआ है। 26 अप्रैल 2022 को भारत और मालदीव ने अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के क्षेत्र में यहाँ पर समझौता किया है, यानी कि एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए, ट्रांसफर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के लिए समझौता हुआ है यहाँ पर। ठीक है। रेल मंत्रालय और आईआईटी मद्रास ने समझौता किया है। रेल मंत्रालय ने भारत में निर्मित यानी इंडिजिनसली डेवलप्ड हाइपर लूप सिस्टम को डेवलप करने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ रेल मंत्रालय ने समझौता किया है। ठीक है। उसके बाद यूके और भारत के बीच समझौता हुआ है। भारतीय उद्योग परिसंघ और ब्रिटिश उद्योग परिसंघ ने आपस में समझौता किया है यूके भारत व्यापार आयोग की स्थापना के लिए, कि इंडिया यूके ट्रेड कमीशन एक स्टैब्लिश किया जाएगा। कौन करेगा? अब भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज और ब्रिटिश उद्योग परिसंघ। कॉस्मोस अम्मलाबारिकर प्रोजेक्ट के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं केरल और नीदरलैंड ने, केरल की सरकार ने और नीदरलैंड ने। अभी क्यों समझौता हुआ है? आपको पता है कि कई सारे डच सेटलमेंट हुआ करते थे इंडिया में, केरल में स्पेसिफिकली डच सेटलमेंट होते थे। उनसे संबंधित जो कई सारे दस्तावेज हैं उनकी स्टडी करने लक्ष्य है। ठीक है। उद्देश्य क्या है? 18वीं शताब्दी के डच दस्तावेजों का उपयोग करके इतिहास पर प्रकाश डालना है। 18वीं शताब्दी में केरल के इतिहास की बेहतर समझ में योगदान प्रदान करेगा ये आपका प्रोजेक्ट कॉस्मोस अमलराबिकस। इंडिया और जर्मनी ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया है। ठीक है। मेन कीवर्ड यही है हमारे प्रीलिम्स के लिए कि इंडिया ने किस कंट्री के साथ एक हाइड्रोजन टास्क फोर्स में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है। तो हाइड्रोजन टास्क फोर्स इंडिया ने किया है जर्मनी के साथ। आगे हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और कृषि मंत्रालय ने समझौता किया है। समझौता किस लिए हुआ है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो चल रही है, ये कब से चल रही है पता होना चाहिए आपको। फेब मंथ में इसके 6 वर्ष पूरे हुए हैं। फेब 2016 से चल रही है ये। ठीक। और एक योजना जो चल रही है उससे पहले की क्रेडिट सबवेंशन स्कीम किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड चाहे जितना पुराना हो जाए, आपको बहुत ध्यान मतलब इसको ध्यान रखना जरूरी है। अगस्त 1998 शुरू किया गया था RV गुप्ता कमेटी की रिकमेंडेशंस पर। तो इन दोनों स्कीम्स में टेक्निकल हेल्प प्रदान करेगा यहाँ पर यूएनडीपी। ठीक। ये है समझौता। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और यूएई के बीच समझौता हुआ है। तो हमारा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन समझौता यहाँ पर इस कंप्लीट हुआ है यहाँ पर यूएई के डीपी वर्ल्ड के साथ। डीपी वर्ल्ड ने मई 2022 में समझौता किया है कि स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्टैब्लिश किया जाएगा इस समझौते के तहत वाराणसी उत्तर प्रदेश में। तो ये जरूरी है कि जो ये अभी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने यूए के साथ समझौता किया है, कहाँ पर? स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोलने के लिए। तो ये स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पे आएगा? भारत के वाराणसी में। अगले समझौते में बस 2 बातें ध्यान रखनी है कि वैश्विक उर्वरक संकट के बीच भारत और जॉर्डन ने समझौता किया है। किसके लिए किया है? उर्वरक क्षेत्र में अपना कॉर्पोरेशन इंक्रीज करने के लिए। ठीक है। फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए हमने समझौता किया है किसके साथ? जॉर्डन के साथ। इसके बाद इंडियन आर्मी के ट्रेनिंग कमांड ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो कहाँ पर है? गांधीनगर में है, उसने समझौता किया है नई दिल्ली में एक वार गेम अनुसंधान और विकास केंद्र स्थापित करने के लिए। वार गेम अनुसंधान और विकास केंद्र स्थापित करने के लिए सेना प्रशिक्षण कमांड और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने समझौता किया। ये वार गेम अनुसंधान विकास केंद्र कहाँ पर खोला जाएगा इस समझौते के तहत? न्यू दिल्ली में। तो जो वार गेम सेंटर डेवलप किया जाएगा इसको क्या कहा जा रहा है? वारडेक कहा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वारडेक। इसके बाद अपॉइंटमेंट्स भी कई सारे हुए हैं मई मंथ में इंपॉर्टेंट, जैसे हसन शेख मोहम्मद या हसन शेख महमूद, ये सोमालिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। उन्होंने किसको रिप्लेस किया है या फिर किसको हराया था चुनाव में? मोहम्मद अब्दुल्ला मोहम्मद को। ठीक है। कृष्णन रामानुजम ये नेस्कॉम के चेयरपर्सन बने हैं 2022-2023 वर्ष के लिए, पहले वाइस चेयरपर्सन थे नेस्कॉम के। इसके बाद भारतीय अमेरिकी आईटी विशेषज्ञ नंदमूल चंदानी अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी बने हैं। ठीक है। चीफ टेक्निकल ऑफिसर बने हैं अमेरिका स्थित खुफिया एजेंसी CIA के। एंथनी एल्बनीज ये नए
प्राइम मिनिस्टर बने हैं ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। और ये फर्स्ट इटालियन ऑस्ट्रेलियन है जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, लेबर पार्टी से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस, ये बहुत दिन से बने हुए हैं, आपको पता है, और अभी भी आगे बने रहेंगे। कहा गया है कि वो अपने नेक्स्ट टर्म के लिए दोबारा है चुने गए हैं, ठीक है। तो मतलब WHO के डायरेक्टर के तौर पर दोबारा नियुक्त हुए हैं टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस। ये पहले भी थे, अब इनका सेकंड टर्म ही चलेगा। अब जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि किस कंट्री से आते हैं, ठीक है। जब पहली बार बने थे तब उन्होंने आपको बताया था, थोड़ा सा रिकॉल करें आप इसमें। अगर टेड्रोस अधनोम किस कंट्री से हैं या किस कॉन्टिनेंट से हैं, इतना भी बताइए आप, ठीक है। यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण, हमारे यहाँ के हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण है। एक की कमेटी यानी प्रमुख समिति बनाई गई है, कहाँ पर, WHO में ही, एक्चुअली वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में की कमेटी बनाई गई जो एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल डिसीजंस को देखेगी। उसके चेयरपर्सन बनाए गए हैं हमारे यहाँ के यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण। तो किसी बड़ी सभा में, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में किसी भारतीय को नियुक्त किया जाता है तो बहुत ज़रूरी होता है। तरुण कपूर, ये प्राइम मिनिस्टर के नए एडवाइज़र बन गए हैं, ठीक है, तरुण कपूर। इसके बाद विनय कुमार सक्सेना, ये नए LG बने थे दिल्ली के। इन्होंने किसको रिप्लेस किया था, अनिल बैजल को। हांगकांग के पूर्व सुरक्षा प्रमुख जॉन ली जो है ये हांगकांग के अगले सुप्रीम लीडर या फिर राष्ट्र प्रमुख या फिर आप प्रेसिडेंट या राष्ट्राध्यक्ष कह सकते हैं, ठीक है, मतलब सुप्रीम लीडर टाइप ये बन गए हैं, जो कि पहले वहाँ पर सिक्योरिटी चीफ थे, जॉन ली, किसके, हांगकांग के। दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट भी आ गए हैं 13वें, ये हैं यून सुक योल, उन्होंने मून जाए का स्थान लिया है, ठीक है, यून सुक योल। उसके बाद कैटलीन नोवाक, ये काफ़ी न्यूज़ में रहती है, वैसे हमने आपको अप्रैल में बता दिया था। कैटलीन नोवाक जो है हंगरी की पहली फीमेल प्रेसिडेंट है, और ध्यान रखिएगा कि हंगरी की सबसे कम उम्र में बनने वाली प्रेसिडेंट भी हैं। इनकी एज है 44 वर्ष, ठीक है। उन्होंने जोनास एडर का स्थान लिया था। एलिजाबेथ बर्न, ये नई प्राइम मिनिस्टर बनी थी फ्रांस की, ठीक है। उसके बाद रॉड्रिगो शेव्स जो हैं ये कोस्टा रिका के नए प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है, कोस्टा रिका। ये अपॉइंटमेंट वैसे हमने पापा वीडियो में कवर करा दिया था, लेकिन ये मई का है तो इसको देख लेते हैं। हमारे भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC आ गए हैं। इनकी नियुक्ति होती है अनुच्छेद के 324 क्लॉज 2 के तहत। कौन इनको नियुक्त करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और ये हमारे 25वें CEC हैं, ध्यान रखिएगा। 24वें कौन थे, सुशील चंद्रा थे, और अब वो नहीं है, अब उनकी जगह आ गए राजीव कुमार। राजीव कुमार का नाम आपका जाना पहचाना है, आप आसानी से बता सकते हैं कौन है अगर आप हमारे पुराने करंट अफेयर फॉलो करते रहे हैं। राजीव कुमार लगातार नीति आयोग से जुड़े रहे हैं, आप जानते हैं। दीपिका पादुकोण, ये चर्चा में आई थी, एक लग्जरी ब्रांड है लिविस विटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है दीपिका पादुकोण, तो ये थोड़ा सा न्यूज़ में आया था, तो इसको देख सकते हैं एट अ ग्लांस। IFS विवेक कुमार, ये प्रधानमंत्री के नए PS यानी कि निजी सचिव बने हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी। इससे पहले कौन थे, संजीव कुमार सिंगला थे, उनको रिप्लेस किया है IFS विवेक कुमार ने। विजय शेखर शर्मा, ये पेटीएम के निदेशक यानी MD और CEO बने दोबारा से, ठीक है। इनका टेन्योर फिर 5 साल के लिए बढ़ गया है, ये अब 2027 तक रहेंगे, अभी भी थे। मैनिक साहा ये त्रिपुरा के 11वें चीफ मिनिस्टर बने हैं। इनको शपथ किसने दिलाई थी, सत्यदेव नारायण आर्य ने। रानिल विक्रमसिंघे, ये श्रीलंका के 26वें प्रधानमंत्री बने हैं, क्योंकि महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया था, वहाँ पर चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, आप जानते हैं, आर्थिक आपातकाल है वहाँ पे। सलील एस पारिख, ये रीअपॉइंट हुए हैं CEO और MD के तौर पर इन्फोसिस के लिए। सलील एस पारिख ये रीअपॉइंट हुए हैं, MD और CEO हैं इन्फोसिस के। उसके बाद सुनील अरोड़ा, ये ग्राम उन्नति बोर्ड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। निधि छिब्बर, ये चेयरपर्सन बनी है CBSE की नई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE की चेयरपर्सन निधि छिब्बर। संगीता सिंह, ये CBDT की अध्यक्ष बनी है, ठीक है। राजीव रंजन और शीतिकांत पटनायक, ये भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक बने हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अगला अपॉइंटमेंट विनय मोहन क्वात्रा का है, ये नए भारत के विदेश सचिव बन गए हैं, हर्षवर्धन श्रृंगला का इन्होंने स्थान ले लिया है। 34वें हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा। एंडी जेसी, ये अमेजन के CEO हैं, आप जानते हैं, जेफ बेजोस के बाद ये एंडी जेसी आए थे। बजाज फिनकॉर्प से जुड़े हैं संजीव बजाज, ये बन गए हैं कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष, 1 वर्ष के लिए, क्योंकि अध्यक्ष ये हर साल बदलता रहता है भारतीय उद्योग परिसंघ। तो TV नरेंद्रन की जगह आ गए हैं और संजीव बजाज। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जमशेद बुरजोर पारदीवाला, ये सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए हैं, ठीक है। सुधांशु जो हैं चीफ जस्टिस थे गुवाहाटी हाई कोर्ट के, और जमशेद जो हैं ये थे गुजरात हाई कोर्ट से एसोसिएटेड, अभी सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल बग्गवली सोमशेखर राजू, ये थल सेना के नए सेना प्रमुख बने हैं, न्यू को चीफ ऑफ आर्मी। राजेश भूषण, ये हमने बताया आपको, 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति B के अध्यक्ष बने, कमेटी B बनाई गई है, उसके भी अध्यक्ष बने। कमेटी B जो है ये प्राइमरीली डिस्कस करती है एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल मैटर्स जो है WHO के, उससे।
द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सिविल डिवीजन, ये ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा दिया जाता है, ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा। ऑनररी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ये पुरस्कार या फिर एक ऑनर किसे मिला है? गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को, जो सीईओ हैं ब्रिटिश मेडिकल टेक्नोलॉजी फर्म पेनलॉन के। एक टेक्नोलॉजी फर्म ब्रिटेन में काम करती है पेनलॉन, उसके ये सीईओ हैं गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति। ये भारतीय मूल के हैं, इस वजह से थोड़ा सा देख सकते हैं आप। उसके बाद विटले गोल्ड अवार्ड, विटले गोल्ड अवार्ड मिला है चारुदत्त मिश्र को। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन चैरिटी जो यूके में है उसके द्वारा दिया जाता है विटले फंड फॉर नेचर। ये पुरस्कार उन्हें एशिया के उच्च पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र में तेंदुओं के संरक्षण और पुनर्प्राप्ति में स्वदेशी समुदायों को शामिल करने में उनके योगदान के लिए दिया जाता है। दूसरी बार इन्होंने जीता है विटले गोल्ड, इससे पहले 2005 में भी ये विटले गोल्ड पुरस्कार जीत चुके हैं। क्या नाम है इनका? चारुदत्त मिश्र। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार, ये यूपीपीसीएस का बड़ा फेवरेट पुरस्कार रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये है ऐसा। डॉक्टर शकुंतला हड़क सिंह थिलस्टेड, 2021 में इनको विश्व खाद्य पुरस्कार मिला था। इसको खाद्य क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। ठीक है, नोबेल प्राइज इन एग्रीकल्चर। लेकिन अब ये वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 का भी आ चुका है। ये किसे मिला है? डॉक्टर सिंथिया रोजेनविक को। डॉक्टर सिंथिया रोजेनविक को वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 वाला मिला है। 2021 वाला हमने इस वजह से लिख दिया, कभी कभी जो है एक साल पहले का भी पूछ लेते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये बड़ा जरूरी है फैक्ट। मार्च मंथ में अगर आपने देखा तो हमने इसकी चर्चा की थी कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है उसकी लॉन्ग लिस्ट बनी थी, जिसमें 6 किताबें होती हैं। और मैंने बताया था आपको 1-2 महीने बाद जब रिजल्ट आता है तो कोई एक किताब जो है जीत जाती है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 वाला जो है हमारी उसी किताब ने जीता है जिसकी बारे में हमने बात की थी। गीतांजलि श्री की जो नॉवेल है रेत समाधि, रेत समाधि नाम से नॉवेल, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया था डेजी रॉकवेल के द्वारा टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से, इसी को लॉन्ग लिस्ट में से चुन लिया गया है। और हम लोग कह सकते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 की जो विजेता पुस्तक है वो कौन सी है? रेत समाधि या फिर टॉम्ब ऑफ सैंड है, जिसकी लेखिका कौन है? ओरिजिनली गीतांजलि श्री, और ट्रांसलेटर कौन है? डेजी रॉकवेल। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको लिटरेरी अवार्ड्स में आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ किसी भारतीय भाषा में लिखी गई पुस्तक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है यहाँ पर, ना सिर्फ इंडिया से बल्कि ओवरऑल साउथ एशिया से भी। ठीक है, और हिंदी भाषा में लिखी गई पहला ये उपन्यास है या पुस्तक है जिसको सम्मानित किया गया इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ से। आगे के यूपीपीसीएस के पेपर्स के लिए इसको जरूर ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे। ऑर्डर ऑफ मेरिट इन द डिप्लोमेटिक सर्विसेज ऑफ पेरू, तो पेरू के द्वारा जोस ग्रिगेरियो पास सोल्डान नाम से ये ऑनर दिया जाता है, ऑर्डर ऑफ मेरिट। ये पेरुवियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के द्वारा दिया जाता है, पेरू के विदेश मंत्रालय के द्वारा। ये मिला है आर्देशर बी के दुबाश को, मुंबई में पेरू के पूर्व मानद कौंसिल रहे हैं। ये पुरस्कार जो है भारत में पेरू के पूर्व राजदूत, भारत में पेरू के जो इस समय राजदूत हैं HE कार्लोस आर पोलो ने उन्हें दिया है। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। टेम्पल्टन पुरस्कार ये मिला है इस बार फ्रैंक विल्जेक को, फ्रैंक विल्जेक को टेम्पल्टन फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अभी ये भी चलन है कि कोई पुरस्कार आता है तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि वो क्या कभी किसी भारतीय को मिला है। तो हाँ, ये मदर टेरेसा को मिला था 1973 में। ठीक है, फर्स्ट टेम्पल्टन प्राइज। इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के द्वारा अवार्ड फॉर बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ये अटल सुरंग को मिला है जो कि रोहतांग हिमाचल प्रदेश में। बेस्ट प्रोजेक्ट फॉर एक्सीलेंस इन बिल्ट एनवायरनमेंट, इस कैटेगरी में अटल टनल को चुना गया है इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, अटल टनल की लंबाई कितनी है जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, लंबाई आप जल्दी से कमेंट करेंगे क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कभी कभी। अटल टनल ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज में पड़ती है, ध्यान रखिएगा, ये लोकेशन भी कभी कभी पूछ ली जाती है। ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड, ये केन्या की एक नर्स है एना कबाले डुबा, उन्हें मिला है। ये एस्टर DM हेल्थ केयर के द्वारा दिया जाता है। ये काफ़ी चर्चा में आई है ये केन्या की ये नर्स, और काफ़ी इनकी फ़ोटो वगैरह छपी थी, तो आपको पता होना चाहिए इनके बारे में कि ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 किसने जीता है? एना कबाले दुबे ने, जो कि कहाँ से हैं? केन्या से हैं। पहली चीज़, उन्हें अपने समुदाय में महिला जनआंग विकृति जैसी प्रमुख वहाँ की सांस्कृतिक प्रथाओं के खिलाफ शिक्षा का समर्थन करने और अभियान चलाने के लिए एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड मिला है। पुरस्कार प्राप्त करने के साथ ही दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बनी गई हैं और अपने गांव की पहली ग्रेजुएट है। वहाँ की मिस टूरिज्म केन्या 2013 भी मिल चुका है उनको। किसको? केन्या की नर्स एना कबाले डुबा को। आगे हम बढ़ेंगे यहाँ पर। अमेजॉन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज, मैं आपको बताया था कि अमेजॉन संभव, ध्यान रखिएगा जब कोई चैलेंज होता है तो उसमें विनर कौन होता है ये भी हमको फॉलो अप होना चाहिए। ये हमने वैसे बता दिया पापा वीडियो में। सुभाष ओला ने जीता है ये अमेजॉन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज। और ये क्या है, क्या काम करते हैं? ये पहला पुरस्कार उनको भाप को पुनर्चक्रित करके बॉयलरों में ऊर्जा बचाने की तकनीक विकसित करने के लिए मिला है। उनका जो उद्यम है या फिर उनका एंटरप्राइज है जीनियस एनर्जी क्रिटिकल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, इसने स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार इस अमेजॉन संभव चैलेंज में जीता है। ठीक है,
सुभाष ओला जो है विनर हैं अमेजन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज के। अगर उनके उद्यम का नाम पूछ ले स्टार्टअप का तो जीनियस एनर्जी क्रिटिकल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड। वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड ये यूएन के एफएओ के द्वारा दिया जाता है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एफएओ के द्वारा वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड ये मिला है कैमरून के एक्टिविस्ट सेसिल नदजेबेट को। उनको ये पुरस्कार वनों के संरक्षण और उन पर रहने वाले लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला है। ठीक है, कैमरून से एक्टिविस्ट सेसिल नदजेबेट। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर ये भी ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा दिए जाने वाला एक पुरस्कार है, अजय पीरामल को मिला है जो कि पीरामल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इंडिया यूके संबंधों को बेहतर बनाने के लिए ये मिला है इन्हें। स्पेशल बांग्ला पुरस्कार ये साहित्य अकादमी के द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दिया गया है उनकी पुस्तक कविता बितान के लिए। कविता बितान बंगाली में लिखी गई उनकी पुस्तक है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक विशेष बांग्ला पुरस्कार दिया गया साहित्य अकादमी के द्वारा और ये मिला है ममता बनर्जी को। ठीक है, एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिला था एक फिल्म फेस्टिवल में, फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में। फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में उनके योगदान के लिए एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड मिला है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। गिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम अवार्ड अब आ गया है नया, पुराना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। पुराना किसको मिला था? मारिया रेसा को मिला था। मारिया रेसा को साहित्य का नोबेल मिला था डिमिट्री मुराटोव के साथ, ये सब जानते हैं आप। ठीक, तो गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार, गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार जो कब आता है? प्रेस फ्रीडम डे के दिन आता है और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी आया होगा जरूर, वो सब हम इंडेक्स में देखेंगे। गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2022 ये किसे मिला है? बेलारूस की एक एसोसिएशन है जर्नलिस्ट की, उसे बेलारूसियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट, ये यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, यूनेस्को के गिलर्मो कैनो फाउंडेशन के द्वारा। गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार बेलारूसियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट को मिला है, यानी कि एक प्रेस को मिला है, ना कि किसी एक जर्नलिस्ट को। ठीक है, पुलित्जर प्राइज भी पत्रकारिता में दिए जाते हैं न्यूयॉर्क में पुरस्कार, और इसमें कई सारी कैटेगरीज होती हैं। जैसे पिछले साल पब्लिक सर्विस वाला पूछा था, तो इस बार भी पब्लिक सर्विस का पुरस्कार देखेंगे पुलित्जर में। पब्लिक सर्विस की कैटेगरी में विनर है वॉशिंगटन पोस्ट। ठीक, और राष्ट्रीय रिपोर्टिंग यानी नेशनल रिपोर्टिंग में है द न्यूयॉर्क टाइम्स के एम्प्लॉय। ठीक, और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में विजेता है न्यूयॉर्क टाइम्स के एम्प्लॉय अगेन द अटलांटिक के जेनिफर सीनियर। ये फीचर लेखन में, फीचर फोटोग्राफी में अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू, अमित दवे और राइटर्स के दिवंगत दानिश सिद्दीकी को मिला है भारत में कोरोना के समय फोटो खींचने के लिए। फीचर फोटोग्राफी में पुरस्कार मिला है दानिश सिद्दीकी को, अदनान आबिदी को, सना इरशाद मट्टू को, अमित दवे को। ठीक है, ये सब राइटर्स से बिलोंग करते हैं। राइटर्स एक पत्रकारिता संस्था है, आप जानते हैं, लेफ्ट लीनिंग है थोड़ा सा वो। तो फीचर फोटोग्राफी वाला पूछा जा सकता है क्योंकि दानिश सिद्दीकी को मिला है। दानिश सिद्दीकी अब नहीं रहे हैं, उनकी डेथ हुई थी, या फिर कह सकते हैं उन पर असॉल्ट किया गया था अफगानिस्तान में जब गए थे कवर करने। ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी में लॉस एंजलिस टाइम्स के मार्कस यैम को मिला है। ठीक, और गेटी इमेज के विन मैकेनमी को मिला है। सबका नाम ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम ध्यान रखिए, जैसे लॉस एंजलिस टाइम। ठीक है, ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी में। इतिहास लेखन में कवर्ड विद नाइट लेखक निकोल यूस्टेस क्यूबा को मिला है। एन अमेरिकन हिस्ट्री लेखक हैं इस किताब के एडा फ्रेरे। मतलब ये हिस्ट्री कैटेगरी में 2 ये किताबें हैं, कवर्ड विद नाइट ऑथर है इसके निकोल यूस्टेस, और एन अमेरिकन हिस्ट्री ये दूसरी किताब है, इसके ऑथर हैं एडा फेरेरे। उसके बाद द नेतन याहूस जो उपन्यास की कैटेगरी में मिला है, नॉवेल यानी फिक्शन कैटेगरी में, काल्पनिक उपन्यास की कैटेगरी में मिला है नेतन याहूस को। इसके राइटर हैं जोशुआ कोहेन। अब कविता मिला है डायनेसीस को, फ्रैंक नामक उनकी सोनेट्स के लिए। सामान्य नॉन फिक्शन मिला है एंड्रिया इलियट द्वारा लिखित इनविजिबल चाइल्ड पॉवर्टी सर्वाइवल एंड होप इन एन अमेरिकन सिटी। इनविजिबल चाइल्ड पॉवर्टी सर्वाइवल एंड होप इन एन अमेरिकन सिटी बाय एंड्रिया इलियट। ये सभी हमने बता दी, जरूरी इससे बाहर नहीं आएगा। संगीत कलानिधि पुरस्कार ये तमिलनाडु की गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। इसमें प्रसिद्ध गायक और गुरु नेवेली आर संतान गोपालन को, मृदगम कलाकार और गुरु तिरुवरूर को, भक्त वत्सलम को, लालगुड़ी वायलिन जोड़ी डीजे आर कृष्ण और विजय लक्ष्मी को। ठीक है, संगीत कलानिधि पुरस्कार इसमें बस ध्यान रख सकते हैं, बाकी यहाँ पर कोई इतनी जरूरी नहीं, हम इनको स्किप कर सकते हैं। इंडियन फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइसेस अवार्ड ये बहुत जरूरी है। ये फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी कि फिक्की और डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा ये 7th एडिशन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फार्मा एंड मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर का हुआ था, इसमें ये अवार्ड अनाउंस करे गए हैं। इस अवार्ड में कई सारी कैटेगरीज हैं जो बहुत जरूरी है, वो हमने यहाँ पर शामिल किया है। जैसे लीडर्स कैटेगरी अवार्ड यानी लीडर श्रेणी में अवार्ड किसने जीता है? लीडर श्रेणी में इंडियन फार्मा लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है सिप्ला लिमिटेड को। ठीक है, इसमें खाली फर्स्ट वाला ही देखेंगे क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 यहाँ पर दिए गए थे, फर्स्ट वाला ही आपसे पूछ सकते हैं। तो इंडियन फार्मा लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार सिप्ला लिमिटेड को, और इंडियन मेडिकल डिवाइसेस लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार पॉली मेडिक्योर लिमिटेड को। कंपनी ऑफ द ईयर का पुरस्कार
इसमें भी दो सब कैटेगरीज हैं, इंडियन फार्मा फॉर्मुलेशन कंपनी ऑफ द ईयर माइक्रो लैब्स लिमिटेड, इंडियन मेडिकल डिवाइसेस कंपनी ऑफ द ईयर ट्रिविट्रॉन हेल्थ केयर। एमएसएमई पुरस्कार में इंडिया मेडिकल डिवाइस एमएसएमई ऑफ द ईयर ये है नाइस न्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद स्टार्टअप में इंडियन मेडिकल डिवाइस स्टार्टअप ऑफ द ईयर ये पुरस्कार मिला है वैंगार्ड डायग्नोस्टिक लिमिटेड को, वैंगार्ड डायग्नोस्टिक लिमिटेड। नवोन्मेषी श्रेणी यानी कि इनोवेटिव में इंडिया फार्मा इनोवेशन ऑफ द ईयर का पुरस्कार ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड को, और इंडियन मेडिकल डिवाइस इनोवेटिव ऑफ द ईयर का पुरस्कार मेरिल लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड। सीएसआर की श्रेणी में इंडियन फार्मा सीएसआर ऑफ द ईयर जाइडस लाइफ साइंसेज लिमिटेड को मिला है, ठीक है, जिन्होंने जाइडस कैडिला वैक्सीन बनाई है। बुक्स एंड ऑथर में सबसे पहले रस्किन बॉन्ड की किताब लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर, ये पुस्तक है रस्किन बॉन्ड की। रस्किन बॉन्ड की पुस्तक उनके 88वें जन्मदिन पर उन्होंने जारी की है। अमित शाह आणि भाजपाची वच्चल, अब ये नाम से पता चल रहा है कि ये मराठी में लिखी गई किताब है, मराठी में नहीं एक्चुअली लिखी गई है, इसको जो है लिखा गया था डॉक्टर अनिर्बान गांगुली और शिवानंद द्विवेदी के द्वारा। इसका मराठी अनुवाद किया डॉक्टर ज्योत्सना कोल्हाटकर ने। तो अमित शाह आणि भाजपाची वच्चल का मतलब क्या है, अमित शाह एंड मार्च ऑफ बीजेपी, ये पुस्तक किसने लिखी थी इंग्लिश में, अनिर्बान गांगुली और शिवानंद द्विवेदी ने, और इसका मराठी अनुवाद किया गया है अमित शाह आणि भाजपाची वच्चल, यानी कि अमित शाह एंड द मार्च ऑफ बीजेपी। इसके बाद मोदी @20 ड्रीम्स मीट रियलिटी, ड्रीम्स मीट डिलीवरी, ठीक है, मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी, ये पुस्तक लिखी गई है मोदी जी के कई सारे पूर्व सलाहकारों के द्वारा, कैबिनेट सेक्रेटरीज के द्वारा, और कई सारे इंटेलेक्चुअल्स ने लिखा है जो उनके करीब रहे हैं। उसके बाद लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन्स 50 फिगर्स हु इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज पॉलिटिक्स, ये राशिद किदवई ने लिखा है। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, रूरल पीपल टू पीपल्स पुलिस, ये लिखी है आईपीएस प्रकाश सिंह ने। अ प्लेस कॉल्ड होम, ये लिखा है प्रीति शिनॉय ने, जो लव स्टोरी वगैरह ज़्यादा लिखती हैं। इसके बाद इंडो पाक वॉर 1971 रेमिसेंस ऑफ एयर वॉरियर्स, ये लिखा है एयर मार्शल जगजीत सिंह और ग्रुप कैप्टन शैलेंद्र मोहन ने। द इंडिया स्टोरी, ये पुरानी किताब है लेकिन फिर भी हमने इसको लिया है आपको रिकॉल कराने के लिए। इंडिया स्टोरी लिखी गई है पूर्व आरबीआई गवर्नर बिमल जलान के द्वारा। हेमवती नंदन बहुगुणा अ पॉलिटिकल क्रूसेडर, और फिर इसी पुस्तक का हिंदी संस्करण है हेमवती नंदन बहुगुणा भारतीय चेतना के संवाहक। अभी पुस्तकें किसने लिखी है, इंग्लिश वर्जन लिखा है प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी और डॉक्टर राम नरेश त्रिपाठी ने। आगे हम देखते हैं डे डेट्स थीम्स। डे में सबसे पहले इंटरनेशनल डांस डे, ये होता है 29 अप्रैल को। आयुष्मान भारत दिवस, ये होता है 30 अप्रैल को। आयुष्मान भारत दिवस कब होता है आपका, 30 अप्रैल को, लेकिन ऐसा नहीं कि 30 अप्रैल 2018 को योजना लॉन्च हुई थी। आयुष्मान भारत योजना कब लॉन्च हुई थी, 23 सितंबर 2018 को, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। इसके बाद इंटरनेशनल वर्कर्स डे, ये होता है 1 मई को। पहला मजदूर दिवस या मई दिवस 1 मई 1923 को लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा मद्रास में मनाया गया था। ये एक बार थोड़ा सा देख सकते हैं, लाल झंडे का इसमें इस्तेमाल किया गया था। अगर हिस्ट्री में थोड़ा सा पूछ ले, मान लीजिए कि लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान का इस्टेब्लिशमेंट किसने किया था, तो मलयपुरम सिंगर वेलु चेट्टियार ने किया था, MS चेट्टियार ने, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स थे, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र दिवस, महाराष्ट्र का गठन हुआ था 1 मई 1960 को, तो महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है 1 मई को। विश्व अस्थमा दिवस, ये मई महीने के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है, जो इस बार पड़ा था आपका 3 मई को। क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर, ये इस बार इसकी थीम थी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ये मनाया जाता है 3 मई को। इस दिन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आता है, ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड भी अनाउंस किया जाता है, ठीक, 3 मई को होता है। इस बार इसकी थीम क्या थी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की, जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज, जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। बासव जयंती ये मनाई जाती है कर्नाटक में, ठीक है। बासवन्ना लिंगायतवाद के संस्थापक है, लिंगायत सेक्ट के फाउंडर माने जाते हैं, तो उनकी जयंती मनाई जाती है बासव जयंती के रूप में 3 मई को। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, ये 5 मई को मनाया जाता है। सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड, इस बार थीम थी। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, ये मनाया जाता है 7 मई को। वर्ल्ड थैलीसीमिया डे मनाया जाता है 8 मई को, इस बार इसकी थीम थी बी अवेयर शेयर केयर। मातृ दिवस 2022, ये मदर्स डे 8 मई को हुआ था इस बार। और विश्व रेड क्रॉस दिवस, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे या रेड क्रीसेंट डे, ये मनाया जाता है 8 मई को, इस बार इसकी थीम थी बी ह्यूमन काइंड, बी ह्यूमन काइंड। महाराणा प्रताप की जयंती ये 9 मई को मनाई जाती है, सिसोदिया वंश के थे ये, और ये कह सकते हैं हम लोग मेवाड़ के 13वें शासक थे। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, मेवाड़ के कुंभलगढ़ में हुआ था, 9 मई 1540 को। रूसी विजय दिवस, रशियन विक्ट्री डे, ये 9 मई को होता है। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर जीत हासिल करने के उपलक्ष्य के रूप में हर साल ये रशिया मनाता है। 9 दिवस को विक्ट्री डे के रूप में इस बार कुछ ज़्यादा ही जोर शोर से मनाया गया था, ठीक है, रीज़न आप जानते हैं। उसके बाद नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ये 11 मई को हुआ था, मतलब होता है, और इस बार इसकी थीम थी इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन सस्टेनेबल फ्यूचर। इंटरनेशनल नर्सेस डे, ये 12 मई को होता है। और इंटरनेशनल
फर्स्ट इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ डे, ये पहला इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ डे मनाया गया है इस बार 12 मई 2022 को। 29 मार्च को घोषणा की गई थी कि इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ डे मनाया जाएगा। इस बार इसकी थीम है प्रोटेक्टिंग प्लांट्स प्रोटेक्टिंग लाइफ, प्रोटेक्टिंग प्लांट प्रोटेक्टिंग लाइफ। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, ये इस बार इसकी थीम है लाइट पोल्यूशन। ये माइग्रेटरी बर्ड डे 2 बार होता है साल में, एक बार होता है 14 मई को, एक बार होता है 8 अक्टूबर को। मतलब मई मंथ में और अक्टूबर मंथ में होता है माइग्रेटरी बर्ड डे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बर्ड 2 बार माइग्रेशन करती है इस मंथ है साल में। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, ये 15 मई को होता है। आगे है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, ये 16 मई को होता है। सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस 16 मई को होता है। 16 मई 1975 को सिक्किम भारतीय संघ में शामिल हुआ था। वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे यानी कृषि पर्यटन दिवस ये होता है 16 मई को। इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 मई को होता है। वैसाख दिवस या बुद्ध पूर्णिमा ये 16 मई को थी इस बार। और वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ये 16 मई को। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी डे ये 17 मई को। राष्ट्रीय डेंगू दिवस ये 16 मई को होता है। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे ये 18 मई को होता है। ये वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे भी कहा जाता है, इसको HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल म्यूजियम्स डे ये 18 मई को होता है। इस बार इसकी थीम थी द पावर ऑफ म्यूजियम्स, द पावर ऑफ म्यूजियम्स। वर्ल्ड बी डे यानी मधुमक्खी दिवस होता है 20 मई को, और इस बार इसकी थीम थी बी इंगेज्ड, बी इंगेज्ड। 16वां नेशनल इंडेंजर्ड स्पीशीज डे, राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस, ये हर साल मई के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम थी रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे ये 20 मई को होता है। वर्ल्ड एंटी टेररिज्म डे ये पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया जाता है 21 मई को। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को होता है। वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट ये 21 मई को होता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये होता है 22 मई को। इस बार इसकी थीम थी बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। टर्टल डे होता है 23 मई को, ठीक है, 22वां टर्टल डे था ये। इंडियन कॉमनवेल्थ डे ये होता है भारत में 24 मई को पड़ा था। इसकी थीम थी डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर। इसके बाद विश्व थायराइड दिवस ये 25 मई को होता है। इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे 25 मई को होता है। इसके बाद हम देखेंगे मई में डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स। डिफेंस में सबसे पहले इंडिया फर्स्ट या फिर आर्मीज फर्स्ट, या जो फर्स्ट होगा वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो इंडिया आर्मीज फर्स्ट वुमेन फ्लाइट एविएटर, ध्यान रखिएगा, ये जो है फ्लाइट एविएटर हैं, फ्लाइट इंजीनियर नहीं है, फ्लाइट टेस्टिंग इंजीनियर नहीं है, टर्म पे ध्यान दीजिएगा। इंडिया आर्मीज फर्स्ट वुमेन फ्लाइट एविएटर या फाइटर एविएटर, ठीक है। इंडिया फर्स्ट वुमेन फाइटर एविएटर ये जो है कौन बनी है, हरियाणा के रोहतक जिले की रहने वाली अभिलाषा बराक। इन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और सेना उड्डयन कोर में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर चलाने वाली आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन की दूसरी उड़ान के लिए इनको नियुक्त किया गया है। 2018 में चेन्नई में भारतीय सेना में इनको शामिल किया गया था। ये इंडियन आर्मीज फर्स्ट वुमेन फाइटर एविएटर हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभिलाषा बराक। ऑपरेशन दूधी, ये अभी चर्चा में आया था। 1991 में असम राइफल्स द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था जम्मू कश्मीर में, और आतंकवाद विरोधी अभियान में 72 आतंकवादियों को मार गिराया गया था, कुछ लोग शहीद भी हुए थे। तो ऑपरेशन दूधी जिन लोगों ने किया था उनमें से जो जीवित बचे हैं उनको सम्मानित किया गया था, तो वर्ड भी चर्चा में आया था। हंसा NG ये ट्रेनर विमान आपको बता चुके हैं, इसका फ्लाइट टेस्ट किया गया है। ये न्यू जनरेशन 2 सीटर फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट है हंसा NG। इसका परीक्षण कहाँ पे किया गया था, एक बार पुडुचेरी में किया गया था, एक बार अभी चिल्लाकरे चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में भी किया गया है। इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड फ्लाइंग ट्रेनर हंसा NG, इसको CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने बेंगलोर में बनाया है, CSIR के ही मतलब कह सकते हैं निर्देशन में, ठीक है। इसने अपना सी ट्रायल जो है पूरा किया था पुडुचेरी में 19 फरवरी से 5 मार्च के बीच, और अभी ये इधर का ट्रायल भी पूरा कर लिया है लैंड का कर्नाटक में। कर्नाटक में जो टेस्ट किया है उसको टेक्निकली बोलते हैं फ्लाइट इंजन रिलाइट टेस्ट, इन फ्लाइट इंजन रिलाइट टेस्ट। उसके बाद भारतीय तटरक्षक बल में एयर स्क्वाड्रन एक शामिल हुआ है, उसका नाम क्या है, भारतीय तटरक्षक बल में अपना दूसरा एयर स्क्वाड्रन 845 स्क्वाड्रन शामिल किया गया है केरल में, ठीक है। भारत और भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना अभ्यास करती है आपस में, उसका नाम क्या है, बोंगो सागर। ये कहाँ पर हुआ था, बांग्लादेश के पोर्ट मोंगला में बांग्लादेश में। ये सबसे बड़ी न्यूज़ है इस मंथ की। युद्धपोत 2 नए अभी कमीशन किए गए हैं मुंबई में, एक का नाम है INS सूरत और एक का नाम है INS उदयगिरी। INS सूरत, INS उदयगिरी। अब ये क्या है टेक्निकली, ये ध्यान रखिएगा। INS सूरत क्या है, INS सूरत है हमारा निर्देशित मिसाइल विध्वंसक, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है हमारा INS सूरत, और INS उदयगिरी क्या है, ये है स्टेल्थ फ्रिगेट है। ये दोनों ध्यान रखिएगा आप।
इनको मुंबई में कमीशन किया गया हमारे रक्षा मंत्री के द्वारा। नौसेना को मिलेगा पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत। INS विक्रांत के कई सारे ट्रायल हो चुके हैं, आपको पता है, ठीक है, और ये जल्द ही भारत में जो है हमारी सेना को मिल जाएगा, नेवी को। ये भारत में बनने वाला अब तक का सबसे बड़ा, सबसे भारी और सबसे जटिल वॉरशिप है ये। आगे, और ये INS विक्रांत है क्या? ये विमान वाहक पोत है, प्रथम स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत है INS विक्रांत, ध्यान रखिएगा। भारतीय नौसेना सर्वेक्षण पोत, एक सर्वे शिप लॉन्च किया गया है चेन्नई में, उसका नाम है INS निर्देशक। INS निर्देशक। L&T शिप बिल्डिंग ने ये गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के साथ मिलकर के इसको बनाया है, और 4 सर्वे शिप बनाए जा रहे हैं, उसमें से एक है ये INS निर्देशक। INS निर्देशक ये सर्वे शिप है, यानी सर्वेक्षण करने वाला जहाज। भारत बांग्लादेश सीमा पर फ्लोटिंग सीमा चौकियों का अभी कह सकते हैं लॉन्च किया गया है हरिदासपुर से। ये फ्लोटिंग सीमा चौकियां बनाई गई हैं, नर्मदा, सतलज और कावेरी, इनको नाम दिया गया है, ठीक है। किसने उद्घाटन किया था? अमित शाह जी ने, और मैत्री संग्रहालय की भी आधारशिला यहाँ पे रखी गई है। फ्लोटिंग चौकी मतलब तैरने वाली चौकी। इसके बाद ऑबिचुरीज में देखेंगे, पंडित शिव कुमार नहीं रहे, इंडियन म्यूजिक कंपोजर एंड संतूर प्लेयर। तो पहले ये किस यंत्र को बजाते थे, यही पूछा जा सकता है, ठीक है। 10 मई 2022 को इनका निधन हुआ था। इनको जो पुरस्कार मिले हैं एक बार जरूर ये देखेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे 1985 में अमेरिका के बाल्टीमोर शहर की मानद नागरिकता इन्हें मिली थी। 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार, 91 में पद्मश्री और 2001 में पद्म विभूषण, ठीक है। पद्म भूषण इनको नहीं मिला है, ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा इसमें। उसके बाद यूरी अबेरबाक ये वर्ल्ड ओल्डेस्ट रशियन चेस ग्रैंड मास्टर, दुनिया के सबसे उम्रदराज रशियन ग्रैंड मास्टर ये नहीं रहे। पंडित सुखराम ये हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस लीडर और यूनियन मिनिस्टर ये नहीं रहे, और ये मंडी निर्वाचन क्षेत्र हिमाचल प्रदेश से लोकसभा सदस्य हुआ करते थे। शेख खलीफा जायद अल नहयान नहीं रहे हैं, शेख खलीफा बिन अल जायद अल नहयान नहीं रहे हैं, ये प्रेसिडेंट थे UAE के और रूलर भी रहे हैं अबू धाबी के, ठीक है। इनके सन जो हैं पुत्र वो अब बन गए इनकी जगह। एंड्रयू साइमंड्स ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर नहीं रहे। रमाकांत शुक्ला ये संस्कृत और हिंदी के स्कॉलर थे, पद्मश्री होल्डर थे। इनको उत्तर प्रदेश ने भी कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया था, जैसे संस्कृत राष्ट्र कवि कालिदास सम्मान, दिल्ली संस्कृत अकादमी के अखिल भारतीय मौलिक रचना पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। तो ये संस्कृत और हिंदी के स्कॉलर थे, ठीक है, पद्मश्री होल्डर। डॉक्टर रमाकांत शुक्ल ये नहीं रहे। इसके बाद लियोनिड क्रावाकचुक ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट यूक्रेन ये नहीं रहे। मोहम्मद रफ़ीक तरार ये पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश भी रहे 1994 तक, ये नहीं रहे वहाँ। और एल्विरा ब्रिटो ये फॉर्मर इंडियन वुमेन्स टीम हॉकी टीम की पूर्व कप्तान ये नहीं रही। 1965 में अर्जुन पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था। और एनी लैम्सडेम के बाद इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दूसरी महिला खिलाड़ी जिनको अर्जुन पुरस्कार भारत में मिला था। महाराष्ट्र जीवहाला स्कीम, अब हम स्कीम्स कैंपेन पर आ गए हैं। महाराष्ट्र में जीवहाला स्कीम लॉन्च की गई है महाराष्ट्र के जेल विभाग के द्वारा। जेल में जो लोग सजा काट रहे हैं उनके परिवार वाले अगर हैं, और चूंकि कमाने वाला अगर जेल में है, तो उनके परिवार को यहाँ पर कुछ वित्त पोषण करने के लिए योजना आई है। तो जो कैदी जेल में है उनके परिवार के सदस्यों को ऋण दिया जाएगा, 50,000 रुपये तक का ऋण शुरुआती चरण में प्रदान किया जाएगा, और 7% का इंटरेस्ट उसमें लिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। तो यही बस थोड़ा छोटी सी बात ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र जीन बैंक प्रोजेक्ट, इसको कहा जा रहा है कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट इन इंडिया, मतलब भारत में पहली बार किसी स्टेट ने अपना जीन बैंक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो अगर पूछे भारत के किस स्टेट ने भारत में अपना पहला जीन बैंक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो उसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम फॉर अर्बन अनएम्प्लॉयड, ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है प्राइम मिनिस्टर की, उसने कहा है कि सिफारिश की है कि सरकार शहरों में बेरोजगारों को एकीकृत रोजगार कार्यक्रम लागू करे और आय अंतराल को कम करने के लिए एक सार्वभौमिक बुनियादी आय योजना शुरू करें। ये रिकमेंडेशन आई है खाली, तो ये छोटा सा देख सकते हैं। जब तक इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं आता कोई ज़रूरी नहीं ध्यान रखना हमको। उसके बाद इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस, ये रोड एक्सीडेंट का डेटाबेस कौन जारी करेगा? जाहिर सी बात है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जारी करेगा। इस डेटा को जारी करने के साथ कहा गया है कि केंद्रीय दुर्घटना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया गया है, और इस तरीके से दुर्घटनाओं को कम किया जा सकेगा, क्योंकि उनके कारणों और जो सुरक्षा के उपबंध थे उनकी जांच की जा सकेगी। इस प्रोजेक्ट को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा विकसित किया गया है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि सेंट्रल एक्सीडेंट मैनेजमेंट डेटाबेस सिस्टम किस IIT की देन है, तो IIT मद्रास की, ठीक। उसके बाद भारत टैप इनिशिएटिव भी चर्चा में था, जल जीवन मिशन से संबंधित है। प्लम्बैक्स इंडिया प्रदर्शनी लगी थी नई दिल्ली में, ठीक है, उसमें भारत टैप इनिशिएटिव का शुभारंभ किया गया था। इसमें नल संबंधी उपकरणों, पानी और स्वच्छता उद्योग से संबंधित उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन इसमें किया गया था, भारत टैप इनिशिएटिव। तो भारत टैप इनिशिएटिव किससे संबंधित है? ऑब्वियसली जल जीवन मिशन से, क्योंकि उसी में टैप वाटर दिए जाने की बात की जा रही है 2024 तक हर हाउस होल्ड में,
लाडली लक्ष्मी स्कीम ये आई थी सबसे पहले 2 मई 2007 में, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। एक बार फिर से इसको जारी कर दिया है। लाडली लक्ष्मी स्कीम काम करती है मध्य प्रदेश की लड़कियों के लिए, ठीक है। किस लिए काम करती है? जिससे वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटस और ना सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटस बल्कि अपना एजुकेशनल स्टेटस भी वहाँ की लड़कियाँ इंप्रूव कर सकें। तो इसमें हमारे यहाँ पर मतलब उत्तर प्रदेश में जैसे सुकन्या समृद्धि स्कीम चलती है, उसी के समतुल्य हम इसको मान सकते हैं, ठीक। ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव ये किसका? ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है BOAO फोरम फॉर एशिया, BFA का। BFA में इस सिक्योरिटी इनिशिएटिव का शुभारंभ किसने किया था? राष्ट्रपति जो चीन के हैं, शी जिनपिंग। और जाहिर सी बात है कि जो कई इनिशिएटिव चल रहे हैं इंडो पैसिफिक में USA के, जैसे कि क्वाड, जैसे कि ऑकुस और सिक्योरिटी पैक्ट जो हुए हैं, इनको काउंटर करने के लिए ये ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, ठीक। तो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव अगर पूछे किसकी पहल है, तो आंसर क्या आप लगाएंगे? चाइना की। और किसको काउंटर करना चाहते हैं? जो ग्रुप्स बने हुए हैं क्वाड और ऑकुस, इस तरीके के ग्रुप्स को टारगेट या फिर टैकल करना चाहते हैं, ठीक। आगे हम देखेंगे राष्ट्रीय युवा नीति। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के ड्राफ्ट की समीक्षा की गई है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि 10 वर्षीय दृष्टिकोण की परिकल्पना की जाएगी, जिससे भारत 2030 तक अपने लक्ष्य प्राप्त करेगा इस पॉलिसी से जुड़े हुए। भारत टैप इनिशिएटिव बता दिया आपको हमने। हिंदी @UN प्रोजेक्ट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, UN में चलाया जा रहा है। हिंदी @UN परियोजना में भारत ने कितना योगदान दिया है? अभी $8 लाख का 2018 में शुरू किया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र में हिंदी की सार्वजनिक पहुंच बढ़ाना, हिंदी भाषी आबादी के बीच वैश्विक मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। हिंदी @UN। उसके बाद सरकारी स्कूलों में कहा गया है कि मुफ्त नाश्ता भी दिया जाएगा अलॉन्ग विद मिड डे मील। कौन से राज्य की सरकारी घोषणा है ये अगर पूछे तो? तमिलनाडु। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने किया कि ना सिर्फ मिड डे मील मिलेगा वहाँ के छात्रों को, वहाँ के प्राइमरी स्कूल के बच्चों को, वहाँ पर ब्रेकफास्ट भी राज्य सरकार अपने खर्चे पर उपलब्ध करवाएगी। तो वहाँ के मुख्यमंत्री आप जानते हैं फ्रीबीज देने में माहिर हैं, कई सारे फ्रीबीज अनाउंस करते रहते हैं। जैसे ये आई है कि फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर गवर्नमेंट स्कूल, उसमें राज्य की में पोषण कमी को दूर करने के लिए एक योजना जारी की है। उत्कृष्ट महाविद्यालयों की स्थापना की अनाउंसमेंट हुई है। CM इन योर कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसा करके एक शिकायत निवारण प्रणाली भी उन्होंने अब वहाँ पर शुरू की तमिलनाडु में। तो हाँ, ये 1 से 5 तक के बच्चों के लिए ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे NSEL डिफ़ॉल्टरों से पैसे की वसूली करने के लिए ये गठन किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक पैनल। नेशनल स्पॉट एक्सचेंज में जो डिफ़ॉल्टर हैं और बाकायदा जिनका वर्डिक्ट आ चुका है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, डिक्री जिनको दे दी गई है, पैसा देने का आदेश दे दिया है, वो लोग भी अगर पैसा नहीं दे रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है, जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? बॉम्बे हाई कोर्ट के जज प्रदीप नंदराजोग करेंगे। प्रदीप नंदराजोग की अध्यक्षता में NSEL डिफ़ॉल्टर से पैसे की वसूली की जाएगी। तो हमसे क्या पूछेंगे कि NSEL डिफ़ॉल्टर संबंधित कमेटी के चेयरपर्सन कौन है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रदीप नंदराजोग। जन सुरक्षा योजनाओं की 7वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। 3 जन सुरक्षा योजनाएं एक ही वर्ष लॉन्च की गई थी। वो कौन कौन सी? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना। इन सभी की 7वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 9 मई 2015 को कोलकाता में पश्चिम बंगाल से ये योजनाएं लॉन्च की गई थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, ये सभी लॉन्च की गई थी कब? 9 मई 2015 को। इसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसको अब 6वें चरण तक बढ़ा दिया गया है। आप जानते हैं कब तक बढ़ा दिया गया है? अप्रैल से सितंबर 2022 तक इसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। ये अब तक की विश्व में सबसे बड़ी हम लोग कह सकते हैं फूड सिक्योरिटी स्कीम है। इसके लाभार्थियों की संख्या के लिहाज से हम लोग कह सकते हैं करीब 80 करोड़ लाभार्थी इस योजना का लाभ ले रहे हैं। HCS वाले ध्यान दीजिएगा, हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट की एक स्कीम आई है ई-अधिगम। ई-अधिगम के तहत क्या है? 3 लाख छात्रों को उनकी ऑनलाइन शिक्षा में सहायता के लिए टैबलेट कंप्यूटर दिए जाएंगे। शुरू में 3 लाख और कुल मिलाकर 5 लाख स्टूडेंट्स को ये टैबलेट कंप्यूटर्स दिए जाएंगे। उसके बाद 6 सदस्यीय समिति का सृजन किया गया है RBI के द्वारा, जिसकी अध्यक्षता करेंगे BP कानून को। अभी समिति किससे एसोसिएटेड है? ये एसोसिएटेड है जितने भी RBI रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि बैंक्स हो गए, NBFCs हो गए, ठीक है। इनमें कस्टमर सर्विस कैसी है, इसको इम्प्रूव करने के लिए ये कमेटी आई है। पास्ट में गोईपुड़िया कमेटी करके आई थी कस्टमर सर्विस देखने के लिए बैंक्स में, अब एक नई आई है BP कानूनगो कमेटी, ध्यान रखिएगा। इसके बाद श्रेष्ठ जी प्रोजेक्ट। श्रेष्ठा जी प्रोजेक्ट ये गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का है। जी से ही पता चल रहा है गुजरात। श्रेष्ठा जी प्रोजेक्ट गुजरात का है। इसमें $350 बिलियन की राशि हेतु मंजूरी दे दी गई है विश्व बैंक के द्वारा। तो इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट रहेगा वर्ल्ड बैंक का। ये स्कीम किससे एसोसिएटेड है? क्या है इसका गोल? इसका गोल है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता को बढ़ाना और किशोरियों में सेवा वितरण मॉडल में सुधार करना। कुल मिलाकर अपने यहाँ पर जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसकी दशा और दिशा सुधारना चाहता है गुजरात इस श्रेष्ठा जी प्रोजेक्ट के तहत, जिसको फंड किया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा।
इसके बाद हम देखेंगे NECB 2.0 प्रोजेक्ट, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT का है। इसके तहत पूर्वोत्तर में शिक्षित युवाओं में कौशल बढ़ाने के लिए क्षेत्र में 5 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर्स स्थापित किए जा रहे हैं। 5 केंद्र स्थापित होंगे डिब्रूगढ़, दीमापुर, जोरहाट, पासीघाट और सेनापति डिस्ट्रिक्ट में, मतलब ये अवस्थित हैं अभी से। तो ये इन्हीं मतलब सेंटर्स में NECB 2.0 प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम स्पोर्ट्स पर। स्पोर्ट्स में भी काफ़ी सारे इवेंट हुए हैं। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप चल रहा है, इसमें अभी तक भारत 10 स्वर्ण पदक, मतलब 4 स्वर्ण पदक और 10 पदक जीत चुका है जब तक ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। बाकी आपको जून मंथ में पूरा बताया जाएगा, इसमें जून मंथ वाले वीडियो में कि टोटल कितने हो गए थे। तो जर्मनी में ये टूर्नामेंट चल रहा है ISSF जूनियर विश्व कप। इसमें जो है पलक और सरबजोत सिंह की टीम ने रजत जीता, रमिता और पार्थ मखीजा ने इसमें मिक्स्ड इवेंट में रजत जीता। भारत ने अब तक 4 स्वर्ण और 10 पदक कुल मिलाकर जीत लिए हैं। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2022 इंग्लैंड में हुई थी। इसमें रॉनी ओ सुलिवन जो है इंग्लैंड के, उन्होंने ये जीत लिया है वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप। इन्होंने किसको हराया था? जूड ट्रम्प को फाइनल में। और स्नूकर चैंपियनशिप जीतने वाले अब तक के सबसे उम्रदराज प्लेयर भी बन गए, ध्यान रखिएगा। उसके बाद स्पेनिश लीग टाइटल किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने जो है एस्पेनियोल को हरा करके स्पेनिश लीग टाइटल जीत लिया है। डिस्कस थ्रोअर एथलीट कमलप्रीत कौर, जो पिछले साल काफ़ी चर्चे में आई थी टोक्यो ओलंपिक में, ब्रॉन्ज मेडल इनसे मिस हो गया था कुछ सेकंड्स के अंतर से, तो इनको अभी पाया गया है डोप टेस्ट में पॉजिटिव और अनंतिम रूप से इनको निलंबित कर दिया गया है। मैड्रिड ओपन खिताब 2022, इसमें मेन सिंगल और वुमेन सिंगल देखेंगे हम लोग। मैड्रिड ओपन में कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन से हैं, इन्होंने अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को हराया था जो कि जर्मनी से हैं, और ये एकल मैड्रिड ओपन 2022 मेन सिंगल वाला जीत लिया। कार्लोस अल्कराज ने जीता, हराया किसको था फाइनल में? अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को, जो कि जर्मनी से है। और कार्लोस कहाँ से हैं? स्पेन से हैं। आर्चरी एशिया कप 2022 स्टेज 2 में भारतीय तीरंदाजों ने कुल मिलाकर कितने पदक निकाले थे? 14 पदक निकाले थे, ठीक है, 14 पदक। इसमें 8 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक थे। ये प्रतियोगिता कहाँ पर हुई थी? इराक में। IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप, इसमें हर्षदा शरद गरुण ने ग्रीस के हेरकुलियोन में ये हुआ था टूर्नामेंट, इसमें स्वर्ण पदक जीता है और ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। डैनिश ओपन तैराकी प्रतियोगिता, इसमें R माधवन के बेटे चर्चा में आए थे, काफ़ी सोशल मीडिया में आया था, वेदांत माधवन उनका नाम है। डेनमार्क के कोपेनहेगन में डैनिश ओपन तैराकी प्रतियोगिता में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और 2 पदक निकाले थे। थॉमस कप के बारे में बात कर लें तो बहुत चर्चा में आया था 2-3 दिन तक। मोदी जी ने मुलाकात की थी कॉन्टिजेंट से, जो कि टीम गई थी हमारी, थॉमस कप जीत करके आई है। थॉमस कप की पुरुष बैडमिंटन टीम ने फाइनल में इंडोनेशिया को हरा करके पहली बार इतिहास में थॉमस कप जीत लिया है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? थाईलैंड के बैंकॉक में। एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी मनीला में, यहाँ पर PV सिंधु ने यहाँ पर जीता था ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, ब्रॉन्ज जीता था PV सिंधु ने। और ये एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में उनका ये दूसरा ब्रॉन्ज मेडल था अब तक का। इन्होंने एक मेडल पहले जीता हुआ था और ये वाला मेडल इन्होंने जीता था ही बिग जियाओ को हरा करके क्वार्टर फाइनल्स में, चाइना की ही जिग बियाओ को हरा करके ये जीता है। तो ये तो बात हो गई PV सिंधु की परफॉर्मेंस की। अगर आपसे पूछ लें एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 जीती किसने, या फिर कह सकते हैं गोल्ड इसमें किसने जीता, तो इसका आंसर हो जाएगा वांग जाई ने जीता था गोल्ड, या फिर एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप की वुमेन सिंगल की विनर रही थी वांग जाई। इन्होंने फाइनल में किसको हराया था? ऑब्वियसली अकाने यामागुची को। खेलो मास्टर्स गेम दिल्ली का ये 2nd एडिशन था, ठीक है, और इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? त्यागराज स्टेडियम दिल्ली में 30 अप्रैल को। ये द्वितीय खेलो मास्टर्स गेम 30 अप्रैल से 3 मई तक चला था। 8 खेल स्पर्धा में 23 राज्यों ने और केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया था। इसमें 30 वर्ष से अधिक और 95 वर्ष तक की आयु के 3000 मास्टर खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। तो मतलब ये सीनियर खिलाड़ियों के लिए था ये टूर्नामेंट, खेलो मास्टर्स गेम्स 2022। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स देख लेते हैं अब। ये फाइनल इसमें आ गया, क्या क्या हमको याद रखना है। 24 अप्रैल 2022 से 3 मई तक चले थे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। कहाँ पर हुए थे? बेंगलुरु में, आपको पता है। जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांस्य के साथ इसमें टॉप किया। टैली में सेकंड पर था LPU लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। पंजाब विश्वविद्यालय इसमें 15 स्वर्ण के साथ तीसरे स्थान पर था। शिव श्रीधर ने 11 गोल्ड इसमें जीते थे और ये स्विमिंग से एसोसिएटेड हैं, एथलीट हैं। इसका मैस्कॉट काफ़ी लोग पूछ रहे थे आप काफ़ी दिन से, इसका मैस्कॉट है वीरा, जो कि एक एलिफेंट है। ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का शुभंकर था, ठीक है। अब आप 2021 सोच के मत सोचिएगा कि 2021 है तो 22 में क्यों हुआ है, ऑब्वियसली कोविड की वजह से। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कम से कम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में आप देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जो है 4 से 13 जून को होना है और ये 4था सीजन है। हरियाणा में हो रहा है। 5वें का आयोजन कहाँ पे होगा ये भी डिस्क्लोज कर दिया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में होना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में उम्र सीमा क्या है? 17 वर्ष से कम उम्र के आयु के एथलीट इसमें भाग लेंगे, तभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स इसका नाम है। पहले तो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स इसको कहा जाता था। 2019 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का नाम बदल करके खेलो इंडिया यूथ गेम्स करा गया था, ठीक।
और इसकी और हिस्ट्री अगर हम देखें तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का सबसे पहला संस्करण कहाँ पे हुआ था? 2018 में हुआ था, ये 31 जनवरी को। तो फर्स्ट कहाँ पे हुए थे? दिल्ली में हुए थे। उसके बाद उड़ीसा में हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से है। और 2021 में होना था ये हरियाणा वाला एक्चुअली खेलो इंडिया गेम्स 2022 नहीं है, ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 ही है, लेकिन ये 22 में हो रहा है, कोविड की वजह से रद्द हुआ था। तो अब खेलो इंडिया अगला जो है उसको खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 कहा जा रहा है, ठीक है। ये भोपाल मध्य प्रदेश में होगा, ये 5वां संस्करण होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मैस्कॉट लॉन्च कर दिया गया था। मैस्कॉट क्या है? धाकड़ है, ठीक है। मैस्कॉट क्या है खेलो इंडिया यूथ गेम्स चौथे संस्करण का जो हरियाणा में होगा उसका नाम है धाकड़। ये हरियाणा में होना है, पंचकुला, चंडीगढ़, शाहबाद, अंबाला और दिल्ली में भी यहाँ पर कुछ इवेंट्स होंगे। तो ये बात हो गई खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में। पत्रकार बोरिया मजूमदार को बैन कर दिया था, ये आपने सोशल मीडिया में सुना होगा जो लोग क्रिकेट न्यूज़ फॉलो करते हैं। रिद्धिमान साहा को उन्होंने इंटरव्यू देने के लिए डराया था, धमकाया था, ये कुछ किया था, तो बोरिया मजूमदार को बैन कर दिया गया है। 7वीं संतोष क्रिकेट ट्रॉफी किसने जीती है? केरल ने पश्चिम बंगाल को हरा करके 7वीं संतोष क्रिकेट ट्रॉफी जीती है। एशियन गेम्स 2022 स्थगित कर दिया है, पहले चीन में होना था लेकिन अब 2023 में होंगे, ठीक है। हैंगजो में होने थे चाइना में, लेकिन अब ये 2023 तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप भोपाल मध्य प्रदेश में हुई थी। ओडिशा की महिला टीम ने कर्नाटक को हरा करके सीनियर नेशनल में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है, या फिर ये चैंपियनशिप जीत ली है। हॉकी इंडिया सीनियर विमेन नेशनल चैंपियनशिप किसने जीती? ओडिशा ने, कर्नाटक को हराया था फाइनल में। ऊबर कप 2022 ये बैंकॉक में हुआ था, थाईलैंड के इम्पैक्ट एरिना में। दक्षिण कोरिया ने चीन को हरा करके ऊबर कप 2022 अपने नाम किया। उसके बाद सनवे फोरेमेंट्रा ओपन शतरंज ओपन, ये किसने जीता था? सनवे फोरमेंट्रा ओपन चेस टूर्नामेंट जीता था आर प्रज्ञानंद ने। नो एक्चुअली ये डी गुकेश ने जीता था, हर जगह प्रज्ञानंद नहीं है, डी गुकेश ने जीता था, ध्यान रखिएगा। हालांकि अभी प्रज्ञानंद का नाम भी इंपॉर्टेंट है, अभी आएगा। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? टर्की के इस्तांबुल में। 73 देशों के 310 बॉक्सर्स ने इसमें भाग लिया था, विमेन बॉक्सर्स ने। रशिया को इसमें अलाउ नहीं किया गया था। भारत ने पिछले 4 वर्षों में पहली बार कुल 3 पदक इसमें जीते हैं, 1 स्वर्ण और 2 रजत। 1 स्वर्ण किसने जीता है? निखत जरीन ने जीता था, और ये बहुत सोशल मीडिया में हाईलाइट हुई थी, ध्यान रखिएगा। इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है, निखत जरीन ने। और महिला विश्व चैंपियनशिप इस्तांबुल में ये स्वर्ण जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज बनी। इससे पहले MC मैरी कॉम, सरिता देवी, जेनी RL और लेखा केसी, ये 4 नहीं थी, ये 5वीं है यहाँ पर निखत जरीन। तो इसमें टैली देख लेते हैं। सबसे पहले जहाँ पर मैच हुआ, मतलब ये हुआ था टूर्नामेंट, वही देश टॉप पर है, टर्की है। इसके बाद आयरलैंड है, फिर कनाडा है, और चौथे स्थान पर भारत है। भारत ने कुल मिलाकर कितने मेडल जीते हैं यहाँ पर? 3। तो ये हो गया हमारा, ये आप इसमें नोट कर सकते हैं, जो जरूरी है वही हमने सिर्फ इसमें लिखा है। चेसेबल मास्टर्स ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट, इसमें मैग्नस कार्लसन को हराया था हमारे आर प्रज्ञानंद ने, और 3 महीने में दूसरी बार हराया है मैग्नस कार्लसन को। ये बहुत सोशल मीडिया में हाईलाइट हुआ था, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चेसेबल मास्टर ऑनलाइन रैपिड चेस टूर्नामेंट में आर प्रज्ञानंद ने किसको हराया? मैग्नस कार्लसन को हराया, ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा ये। हॉकी इंडिया सब जूनियर विमेन्स नेशनल चैंपियनशिप, इसमें हरियाणा की हॉकी टीम ने झारखंड की हॉकी टीम को हरा करके इम्फाल में ये सब जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीत ली है। इस चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश की हॉकी टीम ने मध्य प्रदेश को हरा करके तीसरा स्थान यानी 3rd प्लेस हासिल किया था। इटालियन ओपन में हमको जो ध्यान रखना है वो यही विजेता हैं। सबसे पहले पुरुष एकल में विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच। फाइनल में किसको हराया था? स्टेफनोस सित्सिपास को, जो कि ग्रीस से हैं। महिला एकल में इगा स्विटेक ने ये खिताब जीता, पोलैंड से है ये, और ओन्स जाबूर को हराया, जो कि ट्यूनीशिया से हैं। IPL की अब तक की सबसे बड़ी ओपन पार्टनरशिप किसने की थी? 20 ओवर की ओपनिंग पार्टनरशिप की थी क्विंटन डिकॉक और KL राहुल ने, जो कि लखनऊ सुपर जायंट से खेलते हैं, और मतलब पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी थी IPL क्रिकेट के इतिहास में। इसमें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स भी एक बार जरूर हम देखेंगे। डेफलिम्पिक्स का आयोजन कहाँ पर हुआ था? सबसे पहले इसका आयोजन हुआ था ब्राज़ील में। टॉप पर कौन रहा था? यूक्रेन रहा था। इसमें यूक्रेन ने 138 मेडल निकाले थे इसमें। US सेकंड पर रहा था, ईरान 3rd पर रहा था, जापान 4th पर, और साउथ कोरिया 5th पर रहा था। भारत यहाँ पर 9 पर रहा था, 17 मेडल थे भारत के पास, और इसमें 8 गोल्ड थे, 1 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज था। यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था इंडियन कॉन्टिजेंट ने डेफलिम्पिक्स में। भारत द्वारा जो पदक जीते गए थे इसमें कम से कम गोल्ड वाले एक बार जरूर देख लीजिएगा आप, ठीक है। ये इनके नाम कभी कभी आ सकते हैं। जो आपके प्रदेश से हैं, जैसे उत्तर प्रदेश से हैं, ये आपके अभिनव शर्मा उत्तर प्रदेश से हैं, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। सुमित दहिया हरियाणा से, पृथ्वी शेखर संजय दुबे, शौर्य सैनी तेलंगाना से, वेदिका शर्मा अभिनव शर्मा उत्तर प्रदेश से, पृथ्वी शेखर तमिलनाडु से, वीरेंद्र सिंह हरियाणा, अमित कृष्ण हरियाणा। उसके बाद द वर्ल्ड कैडेट्स एंड यूथ रैपिड एंड ब्लिट्स चैंपियनशिप, इसमें 6 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी अश्वथ कौशिक ने स्वर्ण पदक जीता था अंडर 8 कैटेगरी में,
ये काफ़ी चर्चा में आया था, कितने छोटे बच्चे ने इतनी मतलब बड़े लेवल की प्रतियोगिता जीती है। अश्वथ कौशिक ने गोल्ड मेडल जीता था ओपन अंडर 8 कैटेगरी में द वर्ल्ड कैडेट एंड यूथ रैपिड ब्लिट्ज चैंपियनशिप में। ये शतरंज का टूर्नामेंट हुआ था ग्रीस में। समिट्स कॉन्फ्रेंसेस देख लेते हैं। ग्लोबल समिट ऑन कोविड-19 समिट होने लगी है पिछली बार से। ये कोविड-19 समिट का मेजबान देश कौन है, तो हम इसमें किसको मानेंगे, यूएस को मानेंगे। यूएस में जो बाइडेन ने इसको इनॉग्रेट किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अफ्रीका संघ, यूरोपीय संघ, कनाडा, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, जापान और दक्षिण कोरिया सहित कई अन्य नेताओं से वर्चुअल तौर पर संबोधित किया। ताइवान को अमेरिका और अन्य मेजबान द्वारा बैठक में आमंत्रित किया गया था, लेकिन चाइना और रशिया ने आने से मना कर दिया। करीब 30 से अधिक देशों ने भाग लिया था और मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलीज, जर्मनी, इंडोनेशिया और सेनेगल द्वारा की गई थी। लेकिन अगर पूछे मुख्य रूप से किसने की थी, तो यूएस की मेजबानी थी। ठीक है, इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन लेजिस्लेटर्स, ये विधानसभा भवन जो है केरल में, वहाँ पर हुआ था। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने इनॉग्रेट किया था इस सेशन को। तो अगर आपसे पूछे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन्स लेजिस्लेटर किस विधानसभा में हुई, तो केरल की विधानसभा में, तिरुवनंतपुरम में। बस इतना ही ध्यान रखना काफ़ी है। इसके बाद सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन, ये बेंगलुरु में हुआ था। इसका उद्देश्य भारत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम अपना मजबूत करे, सेमीकंडक्टर मार्केट भारत अपना मजबूत करे। तो ये है सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस। तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो, ये हुआ था न्यू दिल्ली में। मानवता के लिए लाभप्रदता ये विषय था, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, ये थीम थी। ये पूसा न्यू दिल्ली में हुआ था, थर्ड ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो। दूसरा इंडिया नॉर्डिक समिट ये हुआ था। इसमें 5 नॉर्डिक देशों ने भाग लिया था, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन और नॉर्वे। और 2018 में इससे पहले नॉर्डिक समिट हुआ था, स्वीडन में हुआ था, स्टॉकहोम में। भारत की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री गए थे कोपेनहेगन में भाग लेने सेकेंड इंडिया नॉर्डिक समिट में। इसके बाद COP15 शिखर सम्मेलन, COP15 हुआ था, ये मरुस्थलीकरण पर शिखर सम्मेलन। ये कहाँ पर हुआ था, आबिदजान, जो कोट इक्वाडोर की कैपिटल है। भारत वर्तमान में मरुस्थलीकरण पर जो सम्मेलन है, जो UNCCD हो रही है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, इसका इस समय चेयर किसके पास है, भारत के पास ही है। वर्तमान में संगठन का अध्यक्ष भारत है। 14वां सत्र नई दिल्ली में हुआ था, काफ़ी चर्चा में आया था। और 15वां ये सम्मेलन हुआ है आबिदजान, कोट इक्वाडोर में। भूपेंद्र यादव हमारी तरफ से गए थे वहाँ पर पार्टिसिपेट करने। कांस फिल्म फेस्टिवल के मार्च डू फिल्म इवेंट में भारत जो है कांस का पहला कंट्री ऑफ ऑनर है। ठीक है, कांस नेक्स्ट में भी भारत कंट्री ऑफ ऑनर है। तो ये चीज़ काफ़ी चर्चा में आई थी। भारत जो है भारत को दुनिया के कंटेंट हब के रूप में प्रदर्शित किया गया था, जो हमारा कॉन्टिजेंट गया था। वन और कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें कहा गया था कि भारत दुनिया का कंटेंट हब होगा। और उसमें हमारी तरफ से जो लोग गए थे उन्होंने कहा था कि भारत आकर के लोग अपनी फिल्म और वेब सीरीज़ की शूटिंग करें। ठीक है, तो ये कोई अभी ज़्यादा नहीं आया है। कांस के अवार्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। कांस के अवार्ड अभी पूरे नहीं रिवील हुए हैं। जितने भी अवार्ड हैं वो आपको हम जून मंथ में पूरे आपको बताएंगे जो जरूरी हैं। PM मित्र पार्क पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। इसमें 13 राज्य की सरकारों के अधिकारी आए थे और अपनी अपनी प्रस्तुति दी थी कि उन्हें अपने यहाँ पर टेक्सटाइल पार्क ओपन करने हैं। शुरू में आया था कि केवल 7 स्टेट में खुलेगा, लेकिन अभी 13 राज्यों के अधिकारियों ने कहा है कि वो करीब 18 जगहों पर अपने अप्रैल पार्क खोलना चाहते हैं। तो PM मित्र स्कीम किससे एसोसिएटेड है, टेक्सटाइल से, ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव, ये गुवाहाटी में हुई थी, बस इतना ध्यान रखिए। नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव कहाँ पर हुई थी, गुवाहाटी में, मई में। इसके बाद इंटर सोलर यूरोप, ये कार्यक्रम कहाँ पर हुआ था, म्यूनिख जर्मनी में, 11 से 13 मई के बीच। ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट, ये जाहिर सी बात है जहाँ पर पाटीदार समुदाय बहुत ज़्यादा है, गुजरात में, गुजरात के सूरत में हुआ था पाटीदार व्यापार सम्मेलन। हर 2 वर्ष में एक बार होता है। 2018, 2020 में गांधीनगर में हुआ था, इस बार 2022 वाला हुआ है सूरत में। ठीक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एनुअल मीटिंग, ये दावोस में हुआ था, स्विट्जरलैंड में। भारतीय प्रतिनिधिमंडल से कौन गया था, मनसुख लाल मंडाविया और हरदीप पुरी यहाँ पे गए थे। और 6 राज्यों के मुख्यमंत्री भी गए थे, ये ध्यान रखिएगा। कितने राज्यों के मुख्यमंत्री दावोस गए थे भाग लेने WEF एनुअल मीट में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 6 राज्यों के मुख्यमंत्री। और इसकी थीम क्या थी, वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट। और ये 50वीं वर्षगांठ थी इस बार की, ये खास था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। भारत के साथ मंच का सहयोग 35 वर्ष पूरे हो गए थे। मतलब भारत 35 वर्षों से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सदस्य था 2022वें वर्ष में। और 50वीं यहाँ पर वर्षगांठ थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। 6 राज्यों के मुख्यमंत्री गए थे, उन राज्यों के नाम भी देख लीजिए, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना, इन राज्यों के मुख्यमंत्री गए थे। ठीक है, उसके बाद क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन, क्वाड लीडर समिट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी। और टोक्यो में 4 दलों के प्रमुख, यानी जाहिर सी बात है क्वाड कंट्रीज के लीडर्स गए थे। फुमियो किशिदा संयुक्त राष्ट्र से, जोसेफ बाइडेन ऑस्ट्रेलिया से, श्री एंथनी अल्बनीज शामिल हुए थे, भारत के प्रधानमंत्री भारत की तरफ से गए थे। और ये दूसरी व्यक्तिगत बैठक थी अभी तक की। क्वाड की अब तक कुल 4 बैठकें हो चुकी हैं। मार्च 2021 में पहली वर्चुअल बैठक हुई थी, सितंबर 2021 में वाशिंगटन में हुई थी, मार्च 2022 में तीसरी वर्चुअल बैठक हुई है। ठीक है, क्वाड समिट की।
इसके बाद बोडो साहित्य सभा, बोडो एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी असम में, असम के तामुलपुर में हुई थी बोडो साहित्य सभा, और राष्ट्रपति कोविंद इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले पहले भारतीय प्रेसिडेंट बने थे, ये ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं आपदा रोधी अवसंरचना पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये न्यू दिल्ली में हुआ है, अब तक के सारे न्यू दिल्ली में ही हुए हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर 2018-2019 का कार्यक्रम कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में। 2021 का वर्चुअल तौर पे हुआ था, एक बार फिर से न्यू दिल्ली में हुआ है, ठीक है। ये है कुल मिला के। इसके बाद वैश्विक स्वास्थ्य सभा यानी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का 75वां एडिशन ये जिनेवा में हुआ था। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी शांति के लिए स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिए शांति, यानी कि हेल्थ फॉर पीस एंड पीस फॉर हेल्थ, इस बार इसकी थीम थी। ये अपने हेडक्वार्टर जिनेवा में हुआ था। हाँ, इसमें एक खास बात हुई थी, भारत की 10 लाख मान्यता प्राप्त आशा कार्यकर्ताओं को यहाँ पर रिकॉग्निशन मिला था। ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड में 6 करीब देशों की परियोजनाएं सम्मानित हुई हैं, और इसमें आशा प्रोजेक्ट जो है या फिर जो हमारे भारत की आशा कार्यकर्ता हैं उन सभी को संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया था इस 75th हेल्थ असेंबली में, ध्यान रखिएगा। एजुकेशन वर्ल्ड फोरम, इसकी मीट कहाँ पे हुई थी? लंदन में। इसकी थीम थी एजुकेशन बिल्डिंग फॉरवर्ड स्ट्रॉन्गर बोल्डर बेटर, और इसमें अब दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री यहाँ पर भाग लेने गए थे, और दिल्ली मॉडल जो है इन्होंने दिखाया था वहाँ पे लंदन में। 8वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन ये न्यू दिल्ली में हुआ था, मेज समिट, ये न्यू दिल्ली में हुई थी 12 से 13 मई को। इस बार इसकी थीम थी मेज लेवरेजिंग अ सस्टेनेबल अप्रोच टुवर्ड्स डिमांड ड्रिवन मार्केट्स एंड फार्मर्स प्रॉस्पेरिटी। रैंक्स रिपोर्ट्स देख लेते हैं मई मंथ में। सबसे पहले वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये 20वां था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। टॉप 5 देशों में नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, एस्टोनिया और फिनलैंड। इंडिया को इसमें 150वीं रैंक दी गई है, ये ध्यान रखना है आपको, 150वीं रैंक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। और सूचकांक में सबसे नीचे पे कौन है? सबसे नीचे पे जाहिर सी बात है नॉर्थ कोरिया है यहाँ पे। और पड़ोसी देशों की रैंकिंग देखें तो नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार। इसमें रैंकिंग ना भी याद रहे तो कौन किस ऑर्डर में है ये एक बार देख लीजिएगा आप। इंडिया की रैंक 150वीं, टॉप 3 नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, लास्ट पर नॉर्थ कोरिया, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स आया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, इसमें टॉप पर जापान, फिर अमेरिका, फिर स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, और भारत का स्थान इसमें क्या है? 54वां है, ठीक है, 54th। ब्रिक्स कंट्रीज़ की बात करें तो ब्राज़ील सबसे ऊपर, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका। इस तरीके से सबसे नीचे पे इन्होंने रखा है चैड को 117वें स्थान पर, आखिरी 117 देश हैं, 117वें स्थान पर है चैड। इसके बाद इम्पैक्ट रैंकिंग आई थी टाइम्स हायर एजुकेशन की, इसमें 3 शीर्ष विद्यालय, पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी, पश्चिमी विश्वविद्यालय कनाडा। इसमें भारत की तरफ से जो इंस्टीट्यूट शामिल हैं वो थे अमृता विश्व विद्यापीठम 41वें स्थान पर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 74वें स्थान पर, ठीक है, ये था। भारत के 8 विश्वविद्यालय शीर्ष 300 विश्वविद्यालय में शामिल किए गए थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने देश के सभी केंद्रीय और राज्य सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों में लगभग पहला स्थान प्राप्त किया, यानी 300 में से सबसे अच्छा स्थान प्राप्त किया, ये है, पहला नहीं हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, ये हम इसे देख चुके हैं। एक इंस्टीट्यूट है सीरियम, उसके द्वारा ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की सूची आई है, उसमें चेन्नई हवाई अड्डा शीर्ष 10 में शामिल किया गया है, ठीक है। और भारत का 6ठा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा भी है। चेन्नई एयरपोर्ट है इसमें 8th पर, बाकी फर्स्ट पर है मियामी एयरपोर्ट, फुकुओका एयरपोर्ट जापान में सेकंड पर, और हैनेडा हवाई अड्डा जो जापान में उसको 3rd पे रखा है इन्होंने। तो सीरियम की टॉप 10 की लिस्ट में शामिल होने वाला एकमात्र हवाई अड्डा कौन है? ऑन टाइम परफॉर्मेंस की सूची में चेन्नई एयरपोर्ट, ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट्स की सूची आई थी स्पोर्टिगो की तरफ से, तो इसमें लियोनेल मेसी टॉप पर है, लेब्रॉन जेम्स 2nd पर, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो 3rd पर। विराट कोहली इसमें शामिल है, विराट कोहली इसमें शामिल है। भारत की तरफ से इस लिस्ट में केवल विराट कोहली का नाम शामिल है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 2000 वैश्विक सार्वजनिक कंपनियों की सूची आई थी, लिस्ट ऑफ ग्लोबल 2000 पब्लिक कंपनीज, फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा। टॉप पर बर्कशायर हैथवे को रखा, आईसीबीसी चाइना 2nd पर, 3rd पर सऊदी अरामको को, और जेपी मॉर्गन चेस को, और चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक को। इसमें भारत की तरफ से जो शामिल थी वो थी जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज 53वें स्थान पर टॉप 2000 में, और भारत की तरफ से शीर्ष पर भारतीय स्टेट बैंक 105वें पर, एचडीएफसी 153वें पर टॉप 2000 में, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड 204वें पर, और ओएनजीसी जो है ये 228वें पर, ठीक, ध्यान रखिएगा। इसमें अगर रैंक ना भी याद रहे, बस ध्यान रखिएगा कि इनका क्रम क्या है टॉप 2000 में। 100 सबसे इन्फ्लुएंशियल पीपल्स की लिस्ट आई है, ठीक है।
टाइम मैगजीन की तरफ से इसमें कैटेगरीज बनाई गई हैं। इसमें पॉइनियर, टाइटन्स, कलाकार, नेता, नवप्रवर्तनकर्ता और आइकन्स। इसमें सुप्रीम कोर्ट की वकील करुणानंदी, बिजनेस टाइकून गौतम अडानी, मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज, इन सभी का नाम शामिल किया गया है। 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल्स की लिस्ट में भारत की असमानता की स्थिति रिपोर्ट आई थी। इसको प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देबरॉय ने लॉन्च किया था। ठीक है, इसमें 2 हिस्से हैं, आर्थिक पहलू है, सामाजिक पहलू है। इसमें 5 अहम क्षेत्रों पर फोकस किया गया है, ध्यान रखिएगा। यही पूछा जा सकता है कि इंडिया की इनइक्वालिटी स्टेटस रिपोर्ट आई है, इसमें किन एस्पेक्ट पर फोकस किया गया है? 5 एस्पेक्ट पर। कौन कौन से हैं? असमानता की कौन कौन से हैं इसमें देखेंगे तो इसमें आय का वितरण शामिल है, बाजार श्रम बाजार गतिशीलता शामिल है, स्वास्थ्य, शिक्षा और पारिवारिक विशेषता। ये 5 एस्पेक्ट पर ध्यान दिया गया है। 2005 से 2020 के बीच कहा गया कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, चंडीगढ़ जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या में विस्तार किया गया है, जिसमें सब सेंटर्स, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक केंद्र, ये कम्युनिटी सेंटर्स, ये सब इनकी संख्या बढ़ी है इन राज्यों में। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस्क कंस्ट्रक्टर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, मतलब कुल मिलाकर इस ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि भारत जर्मनी को पछाड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार या व्हीकल मार्केट बन गया है। भारत पहले स्थान पर चाइना है व्हीकल मार्केट में इनके अनुसार, सेकंड पर अमेरिका है और फिर जापान है और चौथे स्थान पर भारत है, जर्मनी नहीं है। और ये भी कहा है कि भारत 3rd लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट बन सकता है 2025 तक। एयर पावर इंडेक्स आया कि किस देश की एयर पावर यानी कि एयरफोर्स सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो एयर पावर्स रैंकिंग में सबसे ज़्यादा पावरफुल एयरफोर्स इनके हिसाब से किसकी है? यूएस की है, फिर रशिया की है। ठीक है, और भारतीय सेना इसमें 3रे स्थान पर आती है, भारतीय वायुसेना। इस रिपोर्ट के अनुसार चाइनीज़ विमानन कंपनी और जापान की वायुशक्ति को, इजराइल की वायुशक्ति को फ्रांस की वायुशक्ति से ऊपर आंका है भारत की वायुसेना को इस वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स में। ये थोड़ा सा चीज़ चर्चा में आई थी। ठीक, अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख लेते हैं। सबसे पहले उन्नत भारत अभियान के 4 वर्ष कब पूरे हुए हैं? उन्नत भारत अभियान के 4 वर्ष पूरे हुए हैं 25 अप्रैल 2022 को, यानी कि इसकी लॉन्च डेट क्या हमको पता चली? 25 अप्रैल 2018। इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी या फिर नोडल एजेंसी कौन थी? IIT दिल्ली थी। जब ये अभियान आया था तब भी हमने बताया था। फॉर्चुनेटली हम इतने दिन से आपके साथ हैं। उन्नत भारत अभियान का ऑब्जेक्टिव क्या था? उन्नत भारत अभियान का ऑब्जेक्टिव था कि जो बड़े बड़े एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि IITs हो गए, IIM वगैरह, उनको 5-5 विलेजेस के क्लस्टर से लिंक कर दिया जाए, जिससे कि उस क्लस्टर का आर्थिक सामाजिक विकास करें ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अपने नॉलेज बेस का प्रयोग करके। नीति आयोग ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत अभिनव कृषि पर एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन कहाँ पर किया था? तो अभिनव स्तर पर राष्ट्रीय कृषि कार्यशाला का आयोजन किया गया था आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस देश ने अप्रैल मई या फिर अप्रैल की अंत में मई की शुरुआत में 2022 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO की अध्यक्षता मतलब सदस्यता त्याग दी थी? तो रशिया, ऑब्वियस सी बात है, रशिया को बैन करने का प्लान बना था UNWTO। उससे पहले रशिया ने जो है इसको क्विट कर दिया, ऐसी न्यूज़ सामने आ रही है। जबकि ऑफिशियली जो है UNWTO का कहना है कि उन्होंने सदस्यता से निलंबित किया है, लेकिन रशिया का कहना है कि उन्होंने खुद ही इस ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता छोड़ दी है। तो दोनों बातें आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अप्रैल 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नया भारतीय दूतावास खोलने की मंजूरी दी है। ये दूतावास कहाँ पर खोला जाएगा? ये खोला जाएगा लिथुआनिया में, ऑप्शन नंबर सी, लिथुआनिया। ये बाल्टिक रीजन में भारत का पहला फुल फ्लेज्ड एम्बेसी होगा लिथुआनिया में, और लिथुआनिया वो पहला बाल्टिक कंट्री था जिसने इंडिया में दूतावास अपना खोला था। कब? 2008 में। ठीक, लिथुआनिया के बारे में ये हो गया। उसके बाद उत्तर पूर्व महोत्सव के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में इसको मनाया गया है। 28 अप्रैल से 4 मई तक 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में मनाया गया है, सही। इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव था कि वी आर नो लेस देन एनीवन, या फिर हम किसी से कम नहीं की भावना के साथ सेलिब्रेट किया जाए, यानी कि उत्तर पूर्व किसी से कम नहीं है, वो भी भारत का हिस्सा है और बढ़ चढ़ के। और इसको जो है ये इम्फाल में कंक्लूड किया गया था, सही है, आंसर हो जाएगा इसमें डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है उत्तर पूर्व महोत्सव के बारे में। हाल ही में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय ने किस वर्ष तक देश और दुनिया के भविष्य के लिए माइक्रो प्रोसेसर बनाने और उद्योग ग्रेड वाणिज्यिक सिलिकॉन का डिज़ाइन प्राप्त करने के उद्देश्य से इंडिया RISC-5 या फिर DIR-5 मिशन शुरू करने की घोषणा की है? तो ये मिशन शुरू होगा आपका दिसंबर 2023 से, ऑप्शन नंबर ए। डिजिटल इंडिया RISC-5 मिशन किससे संबंधित है? इंडिया के माइक्रो प्रोसेसर और सेमीकंडक्टर बनाने से। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा ए। ये 2023 दिसंबर से शुरू होगी योजना। इंडिगो एशिया की पहली एयरलाइन बनी थी जिसने राजस्थान के किशनगढ़ एयरपोर्ट पर उतरते समय स्वदेशी रूप से विकसित उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली गगन का यूज़ किया था, सही है। उसके बाद है कि डिजिटल कॉमर्स के लिए खुले नेटवर्क का पायलट चरण शुरू किया गया था, और
5 शहरों में यानी कि दिल्ली, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, भोपाल, शिलोंग में इसको टेस्ट किया जा रहा है पायलट तौर पर। सही है, आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट, सी। तो भारत जो है एशिया पैसिफिक रीजन में गगन जीपीएस यानी कि जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेशन नेविगेशन सिस्टम का प्रयोग करने वाला पहला देश है। ठीक है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी ने किस राज्य में पायलट तौर पर M15 पेट्रोल यानी कि 15% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लॉन्च किया है? तो 15% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को लॉन्च किया गया है असम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में, ऑप्शन नंबर ए। आगे है मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो मीडिएशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर कॉन्फ्रेंस हुआ था केवड़िया डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, केवड़िया गुजरात। और यहाँ पर गुजरात भी एक बार फिर से चर्चा में था क्योंकि दुनिया का पहला WHO का एकमात्र ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन सेटअप किया गया था गुजरात के जामनगर में, ये भी हमने आपको बताया था लास्ट मंथ। भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल संयंत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला है कि 1 मई 2022 को इसका इनॉग्रेशन किया गया बिहार के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है, पूर्णिया जिले में बिहार में भारत का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। इसको स्टैब्लिश किसने किया है? ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड ने। इसमें 15 एकड़ में इसको बनाया गया, 105 करोड़ रुपए की इसकी कॉस्ट आई है। तो बीपीएससी वाले इसको जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें आंसर डी है, कोई भी कथन गलत नहीं है क्योंकि तीनों कथन सही हैं। हाल ही में भारत का कौन सा पड़ोसी देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 105वां देश बना है? ये बना है नेपाल, ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। मई 2022 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इंटरनेट सुरक्षा पेशेवरों की अत्यधिक कमी को दूर करने के लिए भारत सहित कितने देशों में साइबर सुरक्षा कौशल अभियान शुरू किया गया है? तो भारत सहित 23 देशों में माइक्रोसॉफ्ट ने साइबर सिक्योरिटी और स्किल डेवलपमेंट कैंपेन शुरू किया है। 23 मतलब जगहों पर किया है जिसमें भारत शामिल है। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारतीय रेलवे की तरफ से धार्मिक यात्रा को बढ़ावा देने के मकसद से भारत गौरव ये थीम बेस्ड टूरिज्म ट्रेन शुरू की गई है। भारत गौरव ट्रेन सबसे पहले शुरू होगी IRCTC के द्वारा 21 जून से, सही है। और इसको शुरू किया जाएगा 21 जून से 18 दिन के टूर पर। ये दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से शुरू की जाएगी। सही है सारी स्टेटमेंट, आंसर हो जाएगा इसमें डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। भारत गौरव जो ट्रेन है ये देखो अपना देश थीम पर आधारित होगी। कौन सा कथन गलत है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो दिसंबर 2024 तक अब शुक्र ग्रह के लिए अपने अंतरिक्ष यान लॉन्च करने की योजना बना रहा है, सही है। इसमें डेडलाइन दी गई है कि दिसंबर 2024 तक हम यहाँ पर मिशन करेंगे वीनस के लिए। यूएस स्टेट ऑफ पेनिसिल्वानिया जो है ये पहला मेजर फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसिंग स्टेट बन गया यूएस का, जिसने कार्बन प्राइसिंग पॉलिसी को अपनाया है क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए। ठीक। और बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को गोल्डन वीज़ा मिला है यूएई का, और अभी मिला है सोनू सूद को। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, कोई भी कथन यहाँ पे आपका गलत नहीं है, सारे सही। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बड़े पैमाने पर 10 गीगावाट की संचयी सौर प्रतिष्ठानों की क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो मतलब 10 गीगावाट की पावर एबिलिटी जो है किसने अचीव कर ली है? राजस्थान ने। राजस्थान में जो है 32.5 गीगावाट की इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है, जो कि किसी भी राज्य से सबसे ज़्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन, मतलब सही कथन या कथनों का चुनाव करना है? पहला कथन कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र से mRNA प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिए वैक्सीन निर्माता बायोलॉजिकल ई का चयन किया गया है, सही। बेंगलुरु बेस्ड नियो बैंक प्लेटफॉर्म ओपन भारत का 1वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया है, सही। तो भारत का 1वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन सा है? ओपन। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन का क्या नाम है वो भी ध्यान रखिएगा, का नाम है कॉर्बीवैक्स। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के बारे में कौन सा कथन सही है? रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है NCR ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन शुरू करेगा, पहली ट्रेन यहाँ से शुरू होगी। और ये एल्स्टॉम फैक्ट्री जो सावली गुजरात में है वहाँ पर इसके कह सकते हैं डिब्बे बनाए गए हैं ट्रेन के। और ये ट्रेन जो है पहले फेज़ में कहाँ से चलेगी? दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम में चलेगी, और ये होगा 82.5 किलोमीटर लंबा। आंसर हो जाएगा इसमें डी। हमने रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के बारे में वो सब चीज़ें बता दी हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, कोई भी यहाँ पर गलत नहीं है, सारे कथन सही है। इस ट्रेन के प्रोपल्जन सिस्टम और इलेक्ट्रिकल का निर्माण मनेजा गुजरात में किया गया है। हाल ही में बस वित्त मंत्रालय ने 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 7,183.42 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस राजस्व घाटा अनुदान में किस राज्य को शामिल नहीं किया गया है आपको बताना है, ठीक है। तो कितने राज्यों को शामिल किया गया है इसमें? 14 राज्यों को। आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल इसमें शामिल है। इसमें कौन सा राज्य नहीं शामिल है? उत्तर प्रदेश नहीं शामिल है, ऑप्शन नंबर सी। इसमें बताना है आसानी नमक जो अभी तूफान आया था उसको किसने नाम दिया है? आसानी को नाम दिया था श्रीलंका ने, ऑप्शन नंबर ए।
तीन योजनाएं जो हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, इन सभी को कहाँ से शुरू किया गया था और कब? इनको शुरू किया था 9 मई 2015 से कोलकाता से, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई और 4 बैंकों यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीएम बैंक इंडिया और एचडीएफसी बैंक के साथ एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड के दूसरे चरण का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया है नारायण राणे ने, ऑप्शन नंबर ए। महत्वपूर्ण बात यह है कि एनपीसीआई ने इन 4 बैंकों के साथ ये एमएसएमई रुपे कार्ड का दूसरा फेज लॉन्च किया है। ठीक, आगे है जैविक कचड़े से चलने वाले भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका उद्घाटन किया गया है मुंबई में। ये भारत का पहला जैविक कचड़े से चलने वाला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन होगा। इसको इनॉग्रेट किया गया था आदित्य ठाकरे के द्वारा, ठीक है, महाराष्ट्र में 9 मई को। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर एक मूल्यांकन रिपोर्ट NAS यानी कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे अभी लॉन्च किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, जो कि लर्निंग अचीवमेंट्स मतलब रिकॉर्ड करता है कितनी क्लासेस में पढ़ने वाले स्टेट गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट एडेड स्कूल, प्राइवेट स्कूल और सेंट्रल गवर्नमेंट एडेड स्कूल के बच्चों को। तो ये एसेस करता है कक्षा 3, 5, 8 और 10 में पढ़ने वाले बच्चों को एसेस करता है ये, ऑप्शन नंबर ए। मई 2022 में किस अवधि के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ के नए अध्यक्ष के रूप में भारत को चुना गया है? मनीला में कार्यकारी बोर्ड महासभा की बैठक हुई थी संगठन की और इसमें भारत को अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। कितने वर्ष के लिए, किस अवधि के लिए? तो चुना गया है मई 2022-24 के लिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गलत कथन का चुनाव करना है। चेक रिपब्लिक ने गुप्त मतदान के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रशिया के स्थान की जगह ले ली है। ठीक, रशिया को मतलब हटाया गया था, आपको पता है लास्ट मंथ, तो उसकी जगह किसने ली है? चेक रिपब्लिक ने। तो उसमें गुप्त मतदान हुआ था। पोर्टल गतिशक्ति संचार लॉन्च किया गया है अभी 14 मई को अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तर प्रदेश के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के द्वारा भारत का पहला अमृत सरोवर, इसका उद्घाटन रामपुर के पटवाई ग्राम में किया गया उत्तर प्रदेश में। ये भारत का पहला अमृत सरोवर है, सही आंसर हो जाएगा डी। तीनों ही स्टेटमेंट जब करेक्ट है, इनकरेक्ट कोई नहीं है। तो यूएन असेंबली में 193 में से 180 सदस्य ने अपना सीक्रेट बैलेट से वोट कास्ट किया, 157 ने चेक रिपब्लिक के फेवर में वोट किया, 23 ने एब्सटेन किया वोटिंग से। ठीक है, क्योंकि गुप्त मतदान था तो आपको पता नहीं चलेगा किसने फॉर में वोट किया, किसने अगेंस्ट में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि रशिया की जगह कौन आया था यूएनएचसीआर में? चेक रिपब्लिक आया था, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मई 2022 में फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के अमेरिकी शोधकर्ताओं ने चंद्रमा से लाई गई मिट्टी पर पौधे उगाए हैं, सही। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत सर्वाधिक बैंक खाते खोले जाने के मामले में और सर्वाधिक रुपए कार्ड जारी किए जाने के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम पर है, फिर बिहार सेकंड पर है, सही। प्रधानमंत्री जन धन योजना की लॉन्च डेट जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन करने के बाद। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी हो जाएगा, बोथ 1 and 2 करेक्ट, सी। सॉलिड रॉकेट बूस्टर HS-200 के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का सफल परीक्षण किया था श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, सही। और पिछले 2 वर्षों में केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में इसको डिजाइन और विकसित किया गया है, सही। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है सॉलिड रॉकेट बूस्टर HS-200 के बारे में। then इसके बाद किस वन्यजीव अभ्यारण्य को मई 2022 में ऑफिशियली, वैसे तो चर्चा पिछले साल से है, ऑफिशियली राजस्थान का चौथा और भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? यह है रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको भारत का 52वां टाइगर रिजर्व ऑफिशियली घोषित किया गया है, साथ ही राजस्थान का ये चौथा टाइगर रिजर्व होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को चित्रित करने वाली एक फीचर फिल्म मुजीब द नेशन इन मेकिंग के निर्देशक कौन होंगे, ये बताना। इसके डायरेक्टर हैं श्याम बेनेगल, श्याम बेनेगल, ऑप्शन नंबर बी। भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन IIT मद्रास में किसने किया? ये प्रधानमंत्री जी ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। ये भारत का पहला ये 5G टेस्ट बेड है। इसको IIT मद्रास के नेतृत्व में 8 संगठनों द्वारा एक बहु संस्थान सहयोगी परियोजना के रूप में विकसित किया गया है। तो मतलब 8 इंस्टीट्यूट शामिल हैं कोलैबोरेशन में, लेकिन ये टेस्ट बेड कहाँ पर स्थापित किया गया है? IIT मद्रास में। और इस पूरे टेस्टिंग को लीड कौन कर रहा है? IIT मद्रास ही, ठीक है। भारतीय कपास परिषद अभी बनाया गया है, कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया अप्रूव किया गया है, और ये देखेगा कि यार्न प्राइसिंग और सब्सटेंशियल रिफॉर्म जो है कॉटन सेक्टर में लाए जाएं। इसकी पहली मीट हुई थी 28 मई को, और सुरेश भाई कोटक जो है इसके पहले चेयरपर्सन बनाए गए हैं कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया के, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, सारे कथन सही है कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में, डी। हाल ही में गवर्नमेंट ने जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन किया। पेट्रोल में 20% एथनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य कब तक निर्धारित कर दिया है? पहले लक्ष्य था 2030 तक का, अब इसको घटाकर कितना कर दिया है? इस टारगेट को शॉर्ट किया गया है 2025-26 तक। 20% एथनॉल ब्लेंडिंग अचीव की जाएगी 2025-26 तक, ऑप्शन नंबर सी। रेल मंत्रालय द्वारा स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली विकसित करने के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की मदद ली जाएगी? इसमें मदद ली जाएगी IIT मद्रास की, हमने आपको बताया था अभी एग्रीमेंट में ही।
अलायंस फॉर सीईओ क्लाइमेट एक्शन लीडर्स का इंडिया चैप्टर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा भारत के डिकार्बनाइजिंग एंड क्लाइमेट एक्शन प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। सही, मई 2022 में। फिनलैंड और स्वीडन ने सबमिट किया एप्लीकेशन नाटो को ज्वाइन करने के लिए। सही, आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। भारत का पहला मेट्रो सिटी कौन सा है? इंडिया फर्स्ट मेट्रो सिटी जिसने जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार किया है, टू प्रिपेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव रजिस्टर ऑन बायोडाइवर्सिटी। ये है कोलकाता, ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मैसूर कर्नाटक में आयोजित होना है। सही, मैसूर के वर्ली में 10 वर्षीय चैंपियन स्केटर रिदम ममानिया हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोहियों में से एक बनी। सही, आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट, सी। अभी याक्षी नदी चर्चा में थी। याक्षी नदी जो है कर्नाटक में बहती है। ये हेमावती नदी की ट्रिब्यूटरी है। हेमावती नदी जो है कावेरी की ट्रिब्यूटरी है। तो हमारा आंसर इसमें क्या बनेगा? पहला कथन सही है और इसमें सही कथन ही चुनना है। वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे ने अभी डेवलप किया है बैटरी ऑपरेटेड डुअल मोड लोकोमोटिव जिसका नाम नवदूत रखा गया है। सही, आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट, सी। ब्रिटिश माउंटेनियर केंटन कूल ने 16वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया है और सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले विदेशी पर्वतारोही बने हैं। मतलब नेपाल के अलावा जो है सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट पर को फतह करने वाले ये माउंटेनियर बने हैं कैंटन कूल। ठीक है। इंडिया यूएई स्टार्टअप ब्रिज अभी ओपन किया गया है मुंबई में। ठीक है, भारत की कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो चल रही है यूएई के साथ, उसके तहत मुंबई में स्टार्टअप ब्रिज लॉन्च किया गया है यूएई के साथ। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। भारतीय सेना ने एक्चुअली पूर्वोत्तर के आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित क्षेत्रों के बच्चों को इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश जैसे ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए एक आवासीय कोचिंग ट्यूशन देना शुरू किया है। ठीक, और ऐसा पहला सेंटर जो है ट्यूशन और कोचिंग सेंटर ये स्थापित किया गया है मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट, सी। जीतो कनेक्ट ये ऑर्गेनाइज किया गया था। जीतो कनेक्ट हुआ था ये गंगाधाम एनेक्चर, ये पुणे में। ठीक, और ये जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ही इवेंट था ये जीतो कनेक्ट। और जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको शॉर्ट में जीतो बोलते हैं, ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो जैन धर्म या जैन सेक्ट के मानने वालों को कनेक्ट करता है। हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। रेलवे सुरक्षा बल ने तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क चलाया था। इसको इंग्लिश में भी ऑपरेशन सतर्क ही लिखेंगे। उसके बाद है कि सत्यजीत रे की 101वीं जयंती पर 2 मई 2022 को नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा। सही है ये, आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। राजस्थान के बाड़मेर जिले के बलोतारा इलाके में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अब महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किए जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? देव सहायम पिल्लई। आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट, सी। दीपिका पादुकोण कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी के एक सदस्य के रूप में शामिल होने वाली थी। उन्होंने कहा था ये काफ़ी बड़ा ऑनर है उनके लिए। 75वीं संस्करण की जूरी का नेतृत्व कौन कर रहा था? फ्रांसीसी अभिनेता विंसेंट लिंडन, जिन्होंने 2015 में कांस में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता था। सही है, आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। अभी देखिए जूरी बन रही है, अभी अवार्ड मेन होते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कांस फिल्म फेस्टिवल में, जो कि आएंगे जब हम जून मंथ का करंट अफेयर देंगे। अप्रैल 2022 में जारी अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संगठन द्वारा ये ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट आई है। इसका विषय क्या है या फिर इसका शीर्षक क्या है? इसका शीर्षक है ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स आफ्टर कोविड-19, ऑप्शन नंबर ए। एक थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने बनाया है, इसमें आप देखेंगे टोमेटो, इसमें बताना है कि वायरस, डिसीज और ओरिजिन, ये कई सारी नई डिसीजेज आई हैं तो उसमें ओरिजिन पूछ सकते हैं। टोमेटो फ्लू देखा गया था केरल इंडिया में, सही। H3N8 बर्ड फ्लू का मामला देखा गया था चाइना में, सही। उसके बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट ये सबसे पहले बोत्सवाना रीजन साउथ अफ्रीका में देखा गया था। मंकी पॉक्स जो है इसका ओरिजिन यूएस नहीं है। ठीक है, मंकी पॉक्स का ओरिजिन क्या है? वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका। तो हमारा नॉट करेक्टली मैच क्या हो जाएगा? डी। 21 अप्रैल से 24 अप्रैल 2022 तक पेरिस बुक फेस्टिवल में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में किसे नामित किया गया था? भारत को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। भारत के किस राज्य में एबिलिटी इलेक्ट्रिक्स इन की या फिर बिलिटी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, जो कैलिफोर्निया की है यूएस में, इसने अनाउंस किया है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ये कहाँ पे सेटअप करेंगे? भारत के किस राज्य में? इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। लद्दाख के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एस खंडारे ने लेह में इथोस डिजिटल का पहला आईटी प्रशिक्षण और सेवा केंद्र खोला है, सही। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गैस आधारित संयंत्रों की स्थापना की जाएगी, जो कि पहले रूल्स रेगुलेशन के कारण नहीं हो पा रही थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट, सी।
इंटर सोलर यूरोप के बारे में बताना है। आयोजन कहाँ पे हुआ था हमने देखा है समिट वाले सेक्शन में, म्यूनिक जर्मनी में। और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है भगवंत खुबा, ये गए थे वहाँ पर भारत की तरफ से। उन्होंने स्पीच दी थी इंडिया सोलर एनर्जी मार्केट पर, और ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था इंडो जर्मन एनर्जी फोरम के द्वारा। आंसर हो जाएगा डी, सही है सभी। ग्रीस के हेराक्लियोन में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है हर्षदा शरद गरुड़। ऑप्शन नंबर ए, हर्षदा शरद गरुड़। केंद्रीय सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने नई दिल्ली में देश के पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। इंडिया फर्स्ट खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? न्यू दिल्ली में। और 3 फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट जो हैं ये बांग्लादेश बॉर्डर पर लगाई गई हैं। उनका नाम क्या है वो हमने आपको बताया, नर्मदा, कावेरी, और एक और है, आप देख लीजिएगा पीछे जा करके। आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट। हाल ही में नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 26वीं बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। यूजीसी ने अभी एक शोध चक्र नाम का इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट, सी। दूरदर्शन पर पालतू जानवरों की देखभाल पर आधारित एक टीवी सीरीज चलती है बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। इसने एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड्स में इसके 14वें संस्करण में एक अवार्ड जीता है। इसमें बेस्ट इन डेप्थ हिंदी सीरीज की कैटेगरी में ये अवार्ड जीता है दूरदर्शन के इस शो ने, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर ने। आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट। राजस्थान के उदयपुर के गुलाब बाग में प्रदेश के पहले पक्षी उद्यान का लोकार्पण किया गया है। ये फर्स्ट बर्ड पार्क है राजस्थान का। लोकपाल ऑफ इंडिया का नया ऑफिस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नवरोजी नगर, ये साउथ दिल्ली में शुरू किया गया है। आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट। आहार मेले के 36वें संस्करण के बारे में कौन सही है? एपीडा के सहयोग से प्रगति मैदान में इसका आयोजन हुआ था। एशियाज लार्जेस्ट बिजनेस टू बिजनेस इंटरनेशनल फूड और हॉस्पिटैलिटी फेयर था ये सही। आहार मेला जो है इसकी थीम थी जोग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट्स। आंसर हो जाएगा इसमें डी, सभी सही। आज़ादी से अंत्योदय तक कार्यक्रम के बारे में बताना है। 90 दिवसीय अंतर मंत्रालयीय अभियान है आज़ादी से अंत्योदय तक। इसका ऑब्जेक्टिव है 17 स्कीम 9 मिनिस्ट्री की 75 डिस्ट्रिक्ट में जो चल रही हैं कंट्री में, उसका बेनिफिट लोगों को पहुंचाना। आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट, सी। अब जैसे इसमें क्या पूछेंगे, आज़ादी से अंत्योदय तक कितने दिन तक चला था? 90 दिन। इसमें जो है कितने मंत्रालय शामिल हैं? 9 मंत्रालय। कितनी योजनाएं शामिल हैं? 17। ये आपके लिए फैक्चुअल हो गया। नरेंद्र मोदी और अपनी डेनमार्क यात्रा के दौरान महारानी मार्गरेट द्वितीय को उन्होंने एक रॉगन पेंटिंग भेंट की थी। ठीक है, उसके बाद भारत का पहला सेंसरी पार्क स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कहाँ पर स्टैब्लिश किया गया है? भुवनेश्वर में। आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट। भारत का पहला सेंसरी पार्क कहाँ पर शुरू किया गया है? भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी में। मोबाइल पशु इकाइयों का उद्घाटन किया गया है कर्नाटक में मई मंथ में। 2000 फीट ऊंचा ग्लास बॉटम बैक लॉन्ग ब्रिज, मतलब 2000 फीट की ऊंचाई पर ग्लास बॉटम यानी कि जिसका तल जो है कांच से बना हुआ है, और कांच से बने हुए तल वाला सबसे लंबा ब्रिज जो है इसको कहा जा रहा है। ये कहाँ पर खोला गया है? वियतनाम में। आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट। आगे हम बढ़ते हैं। तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई के बाहरी इलाके में एक टेक्सटाइल सिटी स्थापित करने की योजना बनाई है, सही। और पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा के प्रियंका कंचनजंगा पर्वत पर चढ़ाई करने वाली महिला बनी थी। उसके बाद 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी प्रियंका मोहिते। आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट। सरमत इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 किसको बिलोंग करती है? ये मिसाइल है रशिया की। ऑप्शन नंबर बी। प्लास्ट इंडिया 2023 के बारे में बताना है। 4 मई 2022 को 11वीं अंतर्राष्ट्रीय प्लास्ट इंडिया एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन हुआ था, और प्रदर्शनी में रोजगार के सृजन संबंधी अवसर प्रदान किए जाने वाले थे, और भारत को वैश्विक जरूरतों के लिए प्लास्टिक का एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में स्थापित करने के लिए ये प्रदर्शनी लगाई गई थी। आंसर है इसका सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट। अटल इनोवेशन मिशन 28 अप्रैल 2022 को अटल न्यू इंडिया चैलेंज के मतलब अटल इनोवेशन के तहत अटल न्यू इंडिया चैलेंज शुरू हुआ था 28 अप्रैल से, और अटल न्यू इंडिया चैलेंज जो है अटल इनोवेशन के अंतर्गत आता है, जो कि नीति आयोग का प्रोग्राम है। आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट। तमिलनाडु सरकार ने कृषि और बागवानी को कवर करने के लिए इरोड डिस्ट्रिक्ट के भवानी सागर में एक नया हल्दी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है, और कोयम्बटूर में जैविक खेती अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक, और हॉर्टिकल्चर कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर ये इनॉग्रेट किया गया है 150 एकड़ के कैंपस में, जो कि तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिनूर कृष्णगिरी में पड़ता है। वहीं पर ये हॉर्टिकल्चर कॉलेज और रिसर्च सेंटर खोला गया है। आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट। छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने इलेट्स इनोवेशन अवार्ड जीता है यहाँ पर अपनी गोधन न्याय योजना के लिए। ऑप्शन नंबर
यहाँ पे क्या सही होगा, पहले तो स्टेटमेंट नंबर 1 सही है, करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है। संपूर्ण एक इनिशिएटिव है, बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट वेस्टर्न असम में चलता है, माल न्यूट्रिशन को टैकल करने के लिए। इसने प्राइम मिनिस्टर का एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अवार्ड जीता है 21 अप्रैल 2022 को। ये भी सही है, आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। ZED सर्टिफिकेशन स्कीम के बारे में बताना है क्या सही है। पहले बात तो ये किससे संबंधित है, ZED सर्टिफिकेशन MSME से, ये ध्यान रखना है आपको। MSME ने लॉन्च किया है इसको, ZED सर्टिफिकेशन स्कीम। इसका लक्ष्य एक रोड मैप बनाना इंडिया के MSMEs की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज करने के लिए या फिर अचीव करने के लिए। आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। बिहार के दरभंगा जिले के अधिकारियों द्वारा मखाना को बढ़ावा देने के प्रयासों को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया है फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अवार्ड जो है बहुत सारी देश भर की परियोजनाओं को मिला था, तो उसमें हमने उत्तर प्रदेश की परियोजनाएं बता दी पहले, लेकिन जो जरूरी रह गई हैं उसको भी यहाँ पर कवर कर ले रहे हैं मई मंथ में। ये कोई नया अवार्ड नहीं है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो है कासगंज डिस्ट्रिक्ट में देश का पहला ग्रीन कॉरिडोर खोला जाएगा गंगा रिवर पर, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। परीक्षा पर्व 4.0 के बारे में बताना क्या सही है। इसको NCPCR ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है परीक्षा के कारण जो बच्चों में तनाव आ जाता है उसको मतलब ना आने देना, जो स्ट्रेस होता है एग्जामिनेशन में उसको रिलीव करना, और एग्जामिनेशन रिजल्ट में उसका प्रभाव ना पड़े, ये देखना। आंसर हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। डिजिटल इंडिया RISC-5 स्कीम के बारे में बताना है क्या सही है। अगली पीढ़ी के माइक्रो प्रोसेसर के लिए डिजिटल इंडिया RISC-5 कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है आने वाले समय में भारत को दुनिया भर में माइक्रो प्रोसेसर की निर्माण क्षमता हासिल करना, 2023 तक कॉमर्शियल सिलिकॉन और उसके बड़े पैमाने पर उत्पादन के समझौतों को हासिल करना। आंसर इसमें हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। नेशनल डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म नीति आयोग ने शुरू किया है, कब, 13 मई 2022 को। इसका एम है कि पब्लिक डेटा या गवर्नमेंट डेटा है, इसके एक्सेस को डेमोक्रेटाइज करना, मतलब कि हर कोई गवर्नमेंट डेटा का एक्सेस जो है ले सके, ठीक है, और यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म बनाना है। तो आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन, मतलब कुल मिलाकर डॉक्टर अंबेडकर सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्कीम कहाँ से शुरू की गई है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा। 22 अप्रैल 2022 को इस स्कीम शुरू की गई थी वाराणसी से, ऑप्शन नंबर ए। स्वावलंबी योजना भी हाल में कहाँ शुरू की गई, मई में स्वावलंबी योजना शुरू की गई है झारखंड में। योजना आई है, इसमें सरल और तेज प्रक्रिया करना है, निजी भूस्वामियों को अपनी संपत्ति का भूमि स्केच बनाने का अधिकार होगा, ठीक है। ये है स्वावलंबन स्कीम। हाल ही में 75वीं वैश्विक स्वास्थ्य सभा का आयोजन हुआ था, इसमें आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया है, इसमें अवार्ड प्रदान किया गया आशा कार्यकर्ताओं को। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है भारत की पहली कंपनी बन गई जिसने एनुअल इनकम या एनुअल रेवेन्यू का आंकड़ा क्रॉस किया है 100 बिलियन US$ का, मतलब रिलायंस में जो एनुअल रेवेन्यू आता है वो $100 बिलियन का क्रॉस कर चुका है, और ऐसा करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है भारत की। आंसर हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में कहा था कि टीकाकरण के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऑटोनॉमी और इंटीग्रिटी ऑफ द बॉडी जो है ये प्रोटेक्ट की गई है आर्टिकल 21 में, राइट टू लाइफ के अंतर्गत भारतीय संविधान में। हमारा आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट, सी। मई 2022 में भारतीय मूल के IT विशेषज्ञ नंद मूलचंदानी को अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA का मुख्य टेक्निकल ऑफिसर यानी कि CTO बनाया गया है, ठीक। और ICICI बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSME के लिए डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का अनावरण किया था, सही। आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। यूरोपीय संघ और अमेरिका के मध्य डेटा ट्रांसफर समझौता हुआ था 25 मार्च को, और मार्च 2022 में IIM अहमदाबाद में रिटेल टेक कंसोर्टियम की स्थापना हुई थी, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। अमेरिका में राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन ने कैरिन जीन पियरे को व्हाइट हाउस की अगली प्रेस सचिव के रूप में नामित किया है, और इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली अश्वेत महिला और LGBTQ समुदाय से आने वाली पहले सदस्य यहाँ पे बन गए हैं ये, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना के बारे में हमने को बताया था, वाराणसी से शुरू की गई है। इसमें क्या होगा, अनुसूचित जाति के छात्रों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली मुफ्त कोचिंग सुविधा प्रदान की जाएगी पूरे भारत में। वेस्ट इंडीज़ के कैरन पोलार्ड ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था इस IPL के दौरान खेलते हुए। स्पेन जो है ये पहला कंट्री बन सकता है यूरोपियन कंट्रीज़ में से जो कि अपने यहाँ की महिलाओं को पेड मेंस्ट्रुअल लीव देने वाला है, ठीक है। अभी विचार किया जा रहा है कि क्या वहाँ पे पेड मेंस्ट्रुअल लीव दी जा सकती है वहाँ की महिलाओं को। सेंट्रल गवर्नमेंट ने टारगेट सेटअप किया है कि वो अपने नंबर ऑफ एयरपोर्ट को 140 से 220 तक ले जाएंगे 2025 तक। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, 1 and 2 बहुत करेक्ट।
तीनों स्टेटमेंट एक्चुअली करेक्ट हैं, 1 2 3 तीनों करेक्ट। लद्दाख के कृषि विभाग को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला था। और सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट को अपने काला नमक राइस को प्रमोट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड मिला था एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर। ये भी सही है, आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 2 करेक्ट। मार्च 2022 में सौर एक्सपो का आयोजन किया गया था उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, 3 दिन का ये सौर एक्सपो था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल जो है ये ओवरसीज प्लेयर बन गए हैं जो कि 0 पर आउट हुए हैं, मतलब 12वीं बार 0 पर आउट हुए ग्लेन मैक्सवेल। और ऐसा करने वाले मतलब सबसे ज़्यादा 0 पर आउट होने वाले पहले ओवरसीज प्लेयर बने आईपीएल में। आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 2 करेक्ट। हरियाणा सरकार ने घोषणा की कि ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के पैतृक गांव में एक स्टेडियम बनाया जाएगा। नीरज चोपड़ा का पैतृक गांव कहाँ पड़ता है ये बताना है। पैतृक गांव पड़ता है उनका पानीपत में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने कदम नामक एक स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी यानी प्रोस्थेटिक घुटना अभी लॉन्च किया है। सही है, जिसका नाम क्या रखा गया है, कदम। जम्मू कश्मीर के शिकायत निवारण प्रणाली लॉन्च की गई है जिसका नाम है जन निगरानी ऐप। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 2 करेक्ट। कांस के मार्च डू फिल्म इवेंट में या मार्च डू फिल्म मार्केट में कंट्री ऑफ ऑनर कौन था इस साल, इंडिया था, ये बताया हमने आपको। 151 फीट लक्ष्मण प्रतिमा और भगवान लक्ष्मण का मंदिर लखनऊ में बनेगा, अप्रूव कर दिया गया ये। उत्तर प्रदेश जो है पूरे देश में ई श्रम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के मामले में फर्स्ट पर है, बिहार सेकंड पर है, वेस्ट बंगाल थर्ड पर है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 2 करेक्ट। उत्तर प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपए के निवेश से 6 धन्वंतरी मेगा हेल्थ पार्क स्थापित किए जाने वाले हैं। सही। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट जो है अपना एक ऑफिस सेटअप करेगी महाराष्ट्र में, जिससे कि उत्तर प्रदेश के रेजिडेंट्स जो हैं जो कि मुंबई में रहते हैं वो अपने स्टेट से अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें और सोशल सिक्योरिटी इंश्योर कर सकें। आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 2 करेक्ट, सी। ऑपरेशन कायाकल्प क्या है? ऑपरेशन कायाकल्प प्राथमिक विद्यालयों को ट्रांसफॉर्म करना लक्ष्य है। ईयर 2019 में लॉन्च किया गया था उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा और एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि 1,64,000 बच्चे जो कि एक्चुअली यहाँ पे फिगर बदलेगा, 1,64,00,000 बच्चे जो 1.33 लाख काउंसिल स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको सेफ इन्वायरमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाए और फैसिलिटीज़। आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 2 करेक्ट। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश के मेडटेक जोन में विशाखापट्टनम परिसर में हेल्थ क्लाउड डिज़ाइन को स्थापित किया है और शुरू किया है। ठीक, आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन यानी AMTZ जो है ये वर्ल्ड का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है। हेल्थ क्लाउड जो है इसमें बनाया गया है इसके AMTZ के सेंटर पर। इसको इनॉग्रेट किया था लुइस अगर्न स्नैप ने, जो कि WHO इनोवेशन हब जो है WHO जिनेवा में उसके हेड हैं। तो ये चर्चा में आया था विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन, ये मतलब वर्ल्ड का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर बी वाला ध्यान रखिएगा। राजा राम मोहन रॉय की 250वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई थी 22 मई 2022 को। RBI ने लेखा वर्ष 2021-22 में केंद्र सरकार को सरप्लस जो जारी किया है वो है 30,307 करोड़ रुपए। सरप्लस ट्रांसफर कितना है? 30,307 करोड़ रुपए इस अकाउंटिंग ईयर में। आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 2 करेक्ट। हाल ही में रशिया सेना ने औद्योगिक डोनबास क्षेत्र को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। डोनबास क्षेत्र किस क्षेत्र से संबंधित है आपको बताना है। डोनबास ऑब्वियसली बात है यूक्रेन का है। डोनबास जो है किस मिनरल के लिए फेमस है? यहाँ पर कौन से मिनरल पाए जाते हैं? अगर आपने मिनरल ज्योग्राफी पढ़ा है या इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी आप तक पढ़ लिया होगा, जाहिर सी बात है यूपीपीसी से आने वाला है। कौन कौन से मिनरल यहाँ पर फेमस पाए जाते हैं ध्यान से कमेंट करके बताइए। मई मंथ 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज चेक रिपब्लिक में यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। सही। मई 2022 में विदेशों में नौकरी के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से ओडिशा के भुवनेश्वर में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र स्थापित करने की घोषणा हुई है। सही। आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 2 करेक्ट, सी। वाराणसी में एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और UAE के DP वर्ल्ड के बीच समझौता हुआ है। सही। और स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का उद्देश्य भारतीय युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण प्रदान करना है। सही। आंसर हो जाएगा सी। युवा पर्यटन हब स्थापित किए जाएंगे CBSE के द्वारा और तीनों स्टेटमेंट इसके बारे में सही है। इसका उद्देश्य क्या है? इनकरेज एंड डेवलप द यूथ एम्बेसडर्स ऑफ इंडियन टूरिज्म। आंसर डी। गेल ने भारत की सबसे बड़ी PEM आधारित हरित हाइड्रोजन यानी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को स्थापित करने का बिड जीत ली है। मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थापित की जाएगी? इसको स्थापित किया जाएगा गुना में, ऑप्शन नंबर ए। मलेशिया 2027 में दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा और सिंगापुर 2029 में करेगा। मॉर्गन स्टैनली ने प्रोजेक्ट किया इंडिया की ग्रोथ रेट जो है रहेगी फाइनेंशियल ईयर 2023 में 7.6% की। आंसर हो जाएगा सी। चारा बिजाई
या चारा बिजाई योजना हरियाणा में शुरू की गई, हरियाणा के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने शुरू किया है। इसमें जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस 10,000 रुपये पर एकड़ का प्रोवाइड किया जाएगा उन फार्मर्स को जो कि काऊ शेड्स के लिए फॉडर सप्लाई करते हैं। आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर का स्थैतिक परीक्षण पूरा कर लिया है। वर्ल्ड लाइन इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश के लिए ई चालान को डिजिटाइज करने का निर्णय लिया है। आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी ये कहाँ पर इनॉग्रेट की गई है? हमारे गृह मंत्री के द्वारा इनॉग्रेट की गई है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। ब्रिटेन की प्रमुख शिक्षाविद भारतीय मूल की किस महिला को बैंक ऑफ इंग्लैंड की ब्याज दर निर्धारण समिति की स्वतंत्र सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? इनका नाम है डॉक्टर स्वाति धींगरा, स्वाति धींगरा। मार्कोस जूनियर फिलीपींस के प्रेसिडेंट बने हाल में, सही है। ई अधिगम ये संबंधित है हरियाणा गवर्नमेंट के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से, इसके तहत लैपटॉप और टैब्स दिए जाने स्टूडेंट्स को, आपको पता है। सी यहाँ पे सही है। भारत और नेपाल के बीच बिजली व्यापार सौदे के तहत कुल मिलाकर 695 मेगावाट हाइड्रो पावर प्लांट के लिए कितने प्रोजेक्ट्स पर समझौते हुए हैं? कितने समझौते हुए हैं कुल मिलाकर? ये 6 समझौते हुए थे, सी मतलब बी, 6 समझौते हुए थे कुल मिलाकर। मर्साबिट काउंटी रेफरल अस्पताल में तैनात केन्याई नर्स अन्ना कबाले दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बनी थी, सही है। इनको अवार्ड मिला है, हमने बताया आपको कौन सा अवार्ड है। और कंट्रीज फर्स्ट रूरल ट्राइबल टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, इसको खोला गया है भोपाल में। भोपाल में पार्लियामेंट्री संकुल प्रोजेक्ट के तहत खोला गया है कंट्रीज फर्स्ट रूरल ट्राइबल ट्रेनिंग सेंटर, भोपाल मध्य प्रदेश में। आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोरियन बैंक केई हाना बैंक पर 59 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। और अमेरिका के फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने पहली बार चांद की मिट्टी से पौधों को सफलतापूर्वक उगाया है, सही है। आंसर हो जाएगा इसमें सी। फिनलैंड और स्वीडन जल्द नाटो में शामिल होंगे, सहमति व्यक्त की गई है। और नवीन श्रीवास्तव को नेपाल में भारत का अगला राजदूत भी नियुक्त किया गया है, सही। आंसर हो जाएगा सी। 15th वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ था? सियोल में, सही। और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने अभी इसरो के साथ समझौता किया है ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, सही। आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। बेंगलुरु स्थित अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के प्रमुख कौन हैं जिन्हें यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुना गया है? इनका नाम है डॉक्टर कमल बावा, ऑप्शन नंबर ए। मार्च 2022 में इंडोनेशिया द्वारा प्रस्तावित बाली डिक्लेरेशन जो है किससे संबंधित है? COP4 हुआ था इंडोनेशिया में, आपको पता है किससे संबंधित है? कर्बिंग द इलीगल ट्रेड ऑफ टॉक्सिक मरकरी, विषाक्त मरकरी के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाना, ऑप्शन नंबर ए। आत्मनिर्भर भारत की थीम निम्नलिखित में से क्या नहीं है? 5 थीम है आत्मनिर्भर भारत की, उसमें एक्शन है, रिजॉल्व है, फ्रीडम स्ट्रगल है, पैट्रियोटिज्म नहीं है, ठीक है, पैट्रियोटिज्म नहीं है। अन्य 2 थीम के नाम आप जल्दी से हमको कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद है कि भारत देश के सबसे बड़े ड्रोन उत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में, ठीक। कौन सा कथन सही है? पाकिस्तान के PM जो नए बने शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में कमर जमान को भारत में व्यापार मंत्री के तौर पर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया था, सही। और दिल्ली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था 26 अप्रैल को एक हाई टेक डिजिटल फैसिलिटी जो है क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट स्कूल में विकसित करेगी दिल्ली की सरकार, ठीक। और नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 7 मई को 26वीं बार माउंट एवरेस्ट को कनकर किया था, सही। आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट।